Hello everyone, my name is Suren Kumar. Welcome to the e-learning class. ई-लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई हम एमपीपीएससी मेंस 2020 के लिए पेपर 1 को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं या पेपर 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक, सो आज हमारा ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले कम्प्लीटली सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि भाई पेपर 1 के अंदर जो 5 यूनिट हैं जो आपके 150 मार्क्स बनते हैं उनका क्या स्कीम है, किस तरीके का सिस्टम है, ठीक है, और किस अप्रोच के साथ हमें उनको डील करना है या उनको हमें प्रिपेयर करना है, आगे बढ़ना है। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी कि भाई एक फेसबुक पेज मैंने क्रिएट किया है तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशंस, मटेरियल या वीडियोस की जानकारी आपको मिल रही होगी। देन हम इसको भी डिस्कस कर चुके थे लास्ट के लेक्चर में कि भाई ये आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, ठीक है, और इसको पढ़ना है। ठीक, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले फेज़ में या सबसे पहले हम पेपर 1 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, या पेपर 1 को हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम पेपर 3 की बात करेंगे, देन पेपर 4 की बात करेंगे और पेपर 5 की बात करेंगे ना। ऐसा हो सकता है कि भाई बीच में हम इनकी बात कर लें, आपका ये वाला सीरीज़ कंटिन्यू चल रहा होगा पेपर 1 का पार्ट ए। ठीक है, देन उसके साथ आपको ये वाले वीडियो भी मिल रहे होंगे या वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड हो रहे होंगे। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमपीपीएससी मेंस 19 जो आपका हो चुका है, ठीक है, 19 आपका कंप्लीट हो गया है, इसका रिजल्ट नहीं आया है कुछ कारणों से। ठीक है, 19 का अब आपका जो मेंस 2020 है ये होना है। ठीक है, और इसका प्री का स्कोर कार्ड भी आपका जारी हो गया है। इसका मतलब है कि मेंस आपका होगा। ठीक है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं या चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, जिसके कारण चीज़ें आपकी लेट होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो उसका हमें फ़ायदा उठाना है कि भाई जो टाइम हमें मिला हुआ है, ठीक है, उसमें हम चीज़ों को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएँ। ठीक है, जो कम समय के कारण हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो हम एक रिस्क ना लें, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से तैयार करें और कोशिश करें कि भाई एक बार में ही मीन्स हमारा क्लियर हो रहा हो। ठीक, तो आप सबको पता होगा, ठीक है, ये मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर नए एस्पिरेंट्स होंगे जो जुड़े होंगे या वीडियोज़ को आगे देखेंगे। ठीक, तो आपको पता है कि भाई 19 में पेपर 1 के अंदर विश्व इतिहास का सेक्शन आता था। ठीक है, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने देखे हैं, या लास्ट ईयर के पेपर्स अगर आप रीड करते हैं 14 से लेकर 2019 तक के, तो आप पाएंगे कि भाई 3 मार्कर भी यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, 6 मार्कर क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ से काफ़ी पूछे जा रहे थे। हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक आपको मिल रहे थे, है ना। ठीक, और 15 मार्कर क्वेश्चन या 15 नंबर का जो क्वेश्चन आपका आता है वो भी आपको यहाँ से विश्व इतिहास से मिल रहा है। लगभग इसमें 6 से 7 टॉपिक या 8 टॉपिक्स थे आपके। ठीक है, तो उनसे ही रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे थे। ठीक है, तो अब एक नई बात क्या है जो हमें सबको पता है कि भाई 2020 का जो मेंस का सिलेबस है उस मेंस के सिलेबस में विश्व इतिहास को यहाँ से हटा दिया गया है। मतलब यहाँ से अब क्वेश्चंस आपके नहीं आने हैं। तो इस बात को विशेष हम ध्यान रखें कि हम इसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक, आप नॉलेज के लिए इस बात को देख सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए, ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, बट यहाँ से अब आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्लियर उसमें आपका सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ है, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक, तो पेपर 1 को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट, है ना। पेपर 1 आपका जो है उसका पार्ट ए, या जिसको हम बोलते हैं भाई खंड आ। ठीक है, पार्ट ए या खंड आ, यही पार्ट आपका क्या होगा, हिस्ट्री का पार्ट होगा। ठीक है, और सेकंड जो आपका पार्ट वी होगा वो पार्ट आपका भूगोल या ज्योग्राफी का होगा, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। ठीक, सो 2020 में अगर हम बात करें तो हमें इस पेपर के अंदर 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है या 2 चीज़ों को हमें पढ़ना है। पहला तो आपका भारतीय इतिहास है या इंडियन हिस्ट्री है। ठीक है, इसमें कहाँ से हमें इतिहास को स्टार्ट करना है और कहाँ तक कंप्लीट करना है, ये पेपर में सारा कुछ हम निकालने वाले हैं, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक, देन आगे अगर हम बात करें तो इसी के साथ आपका इंडियन हिस्ट्री के साथ आपका मध्य प्रदेश का इतिहास या मध्य प्रदेश से संबंधित हिस्ट्री के जो सेक्शंस हैं वो सारे आपके यहाँ पर इंक्लूड होंगे। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं भाई पेपर 1 को। ठीक है, सो पेपर 1 जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 जो ओवरऑल है आपका वो 300 मार्क्स का है या 300 नंबर का आपका पेपर 1
यहाँ पर बनता है। सबको पता है या सबको पता ये होगा कि भाई 6 पेपर आपके एमपीपीएससी लेता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंस में आपके 6 पेपर होते हैं, जिसमें हम पेपर 1 को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अगर आपको नहीं पता है कि भाई इन पेपर्स का क्या सिलेबस है, ठीक है, या किस तरीके की स्कीम है, किस तरीके का पैटर्न है, तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर एमपीपीएससी मेंस वाले सेक्शन में वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें लगभग जिसमें पेपर 1 से लेकर 6 तक मैंने सारे पेपर्स को डिस्कस कराया हुआ है या बताया हुआ है कि भाई पेपर 1 से 6 तक कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है, ठीक है, उस पेपर के अंदर क्या सिलेबस होता है, ठीक है, और किस तरीके की स्कीम वहाँ पर या किस तरीके का पैटर्न वहाँ पर होता है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर हम पेपर 1 को यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक बार इसको शॉर्ट में फिर से चीज़ों को देखने वाले हैं पेपर 1 के अंदर कि भाई पेपर 1 के अंदर क्या क्या शामिल है। ठीक, सो आप इन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इनकी मेंशन कर दूंगा। ठीक, प्रथम प्रश्न पत्र या पेपर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 जो आपका है वो जीएस का पेपर है आपका, इसको जीएस 1 या सामान्य अध्ययन का पेपर 1 हम कहते हैं। ठीक है, इस पेपर के अंदर 2 खंड होते हैं। पहला खंड आपका जिसको आप हिंदी में आ बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आप उसको देखेंगे तो सेक्शन या पार्ट ए लिखा होगा। ठीक है, और दूसरा सेक्शन आपका बा होता है जिसको आप बी कह सकते हैं। ठीक है, सो पहला जो सेक्शन आपका है वो इतिहास का होगा, ठीक है, और दूसरा सेक्शन जो होगा वो आपका भूगोल का होगा या ज्योग्राफी का होगा। ठीक, अब इसके अंदर आपका आपदा प्रबंधन भी आता है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है और ये सारा कुछ आता है। ये ऑलरेडी वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि भाई इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। ठीक, अब इस बार चेंज क्या हुआ है कि भाई जो आपका ओवरऑल जो होल सिलेबस है या पेपर वाइज जो सिलेबस है उसको यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप अगर देखेंगे तो आपको पाएंगे कि भाई जो सिलेबस है, स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई जो सिलेबस है उसको यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है और जो नंबर्स की स्कीम है या जो 150 नंबर का आपका पैटर्न है कि भाई एक जो पार्ट ए है आपका वो 150 मार्क्स का आपका बन रहा होगा, तो उसको भी क्या किया गया है, यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है कि भाई हर यूनिट जो है वो 30 मार्क्स की आपकी होगी, है ना। तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। सो आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि भाई पेपर 1 जो है उसमें आपका इतिहास भी आता है, भूगोल भी आता है, ठीक है, या ज्योग्राफी भी आपका आता है, और ये ओवरऑल जो है वो 300 मार्क्स या 300 यहाँ पर बनाता है। ठीक, पेपर की अगर हम मीडियम की बात करें तो ये मीडियम, दोनों मीडियम में पेपर आपका अवेलेबल होता है। हिंदी भी आप इसमें पेपर आपका अवेलेबल होता है और आप हिंदी में उसको लिख भी सकते हैं और इंग्लिश में भी आप पेपर को लिख सकते हैं। तो दोनों मीडियम ही आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप जिस भी मीडियम से लिखना चाहें आप इस पेपर में लिख सकते हैं ना। ठीक, लेकिन आपका जो पेपर नंबर 5 है, ठीक है, और पेपर नंबर जो 6 है उसमें आपका मीडियम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे भाई, हिंदी का पेपर आपको हिंदी में ही लिखना है और निबंध का पेपर भी आपको क्या करना है, हिंदी में लिखना है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पर आपकी इंग्लिश में दी हुई है। लेक्चर्स आपके सारे हम कोशिश करेंगे बाइलिंगुअल ही हूँ। ठीक है, कंटेंट तो आपको बाइलिंगुअल सारा ही मिल रहा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत एरर आ सकता है इंग्लिश वाली में, मैंने कल लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था या बताया था कि भाई इंग्लिश कंटेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी आ रहा है, ठीक है, बनाने में। सो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जो पेपर नंबर 1 आपका है वो 300 मार्क्स का है, ठीक है, और टाइम जो होगा वो 3 घंटे का यहाँ पर होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आगे अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि भाई जो पेपर 1 आपका है उसमें 2 सेक्शंस होंगे या 2 पार्ट होंगे, जिनमें हम देखें अगर तो एक तो आपका खंड आ होगा और दूसरा आपका क्या होगा, खंड बा होगा, है ना। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पार्ट ए, ठीक है, या सेक्शन ए, ठीक है, या सेक्शन बी। ठीक, और दोनों ही खंड जो होंगे वो 150 के होंगे या 150 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। ठीक, मतलब दोनों ही खंड 150 और 150 के होंगे। 150 में आपको हिस्ट्री देखना है, ठीक है, और 150 में ही आपको ज्योग्राफी देखना है। ठीक, प्रत्येक खंड को 5 इकाइयों में डिवाइड किया गया है या इसको विभाजित किया गया है ना, लिखा है ईच सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि भाई जो हर एक सेक्शन है, हर एक जो खंड है 150 मार्क्स का, उसके अंदर आपको 5 यूनिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई एक यूनिट आपका 30 मार्क्स का होगा, है ना। ठीक, आगे ये चीज़ मेंशन है, ये देखो आप लिखी हुई है, ठीक है, कि प्रत्येक इकाई के लिए कुल क्या होंगे, 30 अंक होंगे। अगर इक्वल डिवीजन हम देखें तो भाई 150 को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो या 150 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका 30 मार्क्स यहाँ पर बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई हर यूनिट में आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज किया गया है कि भाई पहले 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, आज भी पूछा जा रहा है, कोई चेंज इसमें नहीं है। बट पहले जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था या जिसको हम 6 मार्कर कहते थे, अब वो 5 नंबर में आपका पूछा जा रहा होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स में पूछा जाता था या 15 नंबर में पूछा जाता था, अब वो क्वेश्चन आपका 11 मार्क्स में पूछा जा रहा होगा। ठीक, तो अब इससे एक ब्लूप्रिंट भी तैयार हो रहा है या एक सिस्टम भी आयोग ने दिया, बना के आपको दिया हुआ है कि भाई इस एक यूनिट से 3 नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, और 11 मार्क्स के या 11 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक इकाई से अति लघु मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, जिसको हम 3 मार्कर कहते हैं, ठीक है, ये 3 आने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई एक यूनिट के अंदर आपको 3 जो है वो 3 मार्कर मिलने वाले हैं। ये पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो रहा है, या अगर आपको यूनिट पढ़ रहे हैं तो ये उस यूनिट से ये कंफर्म है कि भाई 3 नंबर वाले या जो 3 मार्कर हैं वो 3 क्वेश्चन ही आने वाले हैं या 3 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक, देन आगे हम अगर बात करते हैं
5 मार्कर की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न बोलेंगे या क्या बोलेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये 2 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, मतलब हर यूनिट के अंदर हमें 2 5 मार्कर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कि भाई जो 11 मार्कर्स है, जिसको हम निबंधात्मक प्रश्न भी कह देते हैं या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम कह देते हैं, ठीक है। सो ये आपका एक बनने वाला है। तो हमें ये बात क्लियर हो पा रही है कि भाई 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 3 ही मिलने वाले हैं, ठीक है। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो हमें एक यूनिट के अंदर 2 मिलने वाले हैं, ठीक है। और 11 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो हमें 1 मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक यूनिट के अंदर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, तो एक यूनिट के अंदर आपके 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगर आपके पास 5 यूनिट हैं तो आपके यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई टोटल जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे एक सेक्शन या एक खंड के अंदर या एक सब्जेक्ट के अंदर, वो कितने बन रहे होंगे, तो आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अगर आप काउंट करोगे तो 30 क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे एक सेक्शन के अंदर, मतलब 3 घंटे में आपको टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है या 60 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। ये पैटर्न आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। पहले स्कीम या पैटर्न कुछ थोड़ा सा अलग था, है ना। सिस्टम कुछ इस तरीके से था कि भाई ओवरऑल पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन आपके 3 मार्कर बनते थे, 10 क्वेश्चन आपके 6 मार्कर बनते थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका जो था वो 15 मार्कर बनता था, है ना। तो 15 क्वेश्चन आपके ये हो गए, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके ये हो गए, ठीक। और 3 क्वेश्चन जो है आपके वो 15 मार्कर बनते थे। तो आप इस तरीके से अगर देखोगे, ठीक है, तो आपका 25 और 3 ये 28, मतलब ज़्यादा इसमें कोई चेंज नहीं है। पहले 28 क्वेश्चन बनते थे, अब 30 क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन का चेंज है। बट आप देखो कि भाई उनने क्या किया है कि जो वर्ड लिमिट है, शब्द सीमा है, उसको भी तो कम किया हुआ है। पहले हमें काफ़ी ज़्यादा लिखना होता था, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि भाई जो 6 नंबर का क्वेश्चन था उसमें आपको 100 वर्ड्स टाइप करने होते थे या लिखने होते थे ना, ठीक। 3 मार्कर जो है उसमें आपको 20 से 25 शब्द या 15 से 20 शब्द, है ना, 20 शब्द आप मिनिमम मान के चलें लिखने होते थे आपको, ठीक है। देन अगर आप बात करो निबंधात्मक क्वेश्चन की तो 300 शब्दों में आपको उसका आंसर देना होता था। तो अब आप देखो कि भाई शब्द लिमिट जो है उसको भी कम किया गया है, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा कम किया गया है कि भाई जो 100 नंबर वर्ड में आप या 100 शब्दों में जो आंसर लिखते थे उस आंसर को आपको क्या करना है, तो आप देख पा रहे हैं कि भाई इसको 50 शब्दों में लिखना है, ठीक। 3 मार्कर जो है आपको उसको 10 या 15 शब्दों के अंदर आपको लिखना है ना। मेंशन तो किया हुआ है कि भाई 10 शब्दों में लिखना है, पर आप कभी कभी ऐसा कर सकते हैं कि भाई आप 2-4 शब्द ज़्यादा लिख दें, है ना। पर हमें हर बार ऐसा नहीं करना है कि हर क्वेश्चन में हम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। आगे हम इस पर बात करेंगे भी। प्रत्येक इकाई के लिए 30 अंक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्रश्नों की संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। अब ऐसा हो सकता है, अभी तक तो नहीं हुआ या देखने में नहीं आया, बट ऐसा हो सकता है कि भाई आयोग के द्वारा क्वेश्चंस को कम या ज़्यादा किया जाए, है ना। बट हम ये मान के चलते हैं कि भाई 30 क्वेश्चन होंगे ही, ठीक है, या 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि भाई सिमिलरली इसी प्रकार दोनों खंड जो हैं वो आ और बा में कुल 150 और 150 होंगे, है ना। और इसी तरीके से हम दोनों को अगर काउंट करेंगे तो भाई पेपर 1 आपका जो है उसकी पूरी काउंटिंग जो होगी वो कितने की बन रही होगी, 300 मार्क्स की बन रही होगी। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 300 मार्क्स होंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा जो है वो 10 शब्द, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है या जिसको आप 3 मार्कर क्वेश्चन कह रहे हैं, उस 3 मार्कर क्वेश्चन की शब्द सीमा या वर्ड लिमिट जो होगी वो 10 शब्द होगी। मतलब आप 10 शब्दों में उसका आंसर आपको देना है। अगर कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या 3 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आप काउंट करके ये रखें कि भाई हमें कितने शब्द उसके अंदर डालने हैं या कितने शब्द उसके अंदर हमें लिखने हैं, है ना, ठीक। क्योंकि अगर हम हर बार क्वेश्चन के अंदर वर्ड लिमिट को या शब्द सीमा को क्रॉस कर रहे होंगे तो इस बात को लिखने का फिर मतलब नहीं निकलेगा ना, कि भाई जो ये बात लिखी हुई है कि 10 शब्दों में आपको आंसर देना है और हर बार अगर हम 20-25 शब्द उसमें लगा रहे हो या 20-25 शब्द हम उसमें क्वेश्चन में लिख रहे हो, हर क्वेश्चन के साथ हम ऐसा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास फिर आप पूरे क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। और हर बार अगर आप ऐसा कर रहे होंगे तो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा होगा, है ना, जिससे क्या होगा कि आपको मार्किंग ठीक तरीके से नहीं हो रही होगी ना। तो अगर कोई चीज़ दी हुई है, कोई रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है, तो हम उसका अगर पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए, ठीक है, बेहतर होगा, है ना। 10 शब्द अगर दिया हुआ है तो हम 8 शब्द लिख सकते हैं, ठीक है, 10 ही लिख सकते हैं, 12 हम लिख सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बात क्लियर हो रही होगी। आगे हम देखते हैं कि भाई लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है आपका, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो आपका वो 50 शब्द, उसकी शब्द सीमा जो होगी वो 50 होगी। इसका मतलब क्या है कि जो 5 मार्कर क्वेश्चन अब आने वाला है उस 5 मार्कर क्वेश्चन की जो शब्द सीमा है वो 50 शब्द यहाँ पर होने वाली है या 50 शब्द यहाँ पर होगी, ठीक। या आप ये मान सकते हैं कि भाई 5 से 6 पंक्तियों में उसको हम लिख सकते हैं ना। जैसे हम मान लेते हैं कि भाई एक पेज हमारे पास अगर है, ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम उसमें इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो हम एक लाइन में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और उसके अलावा हम 5 लाइन्स कुछ और लिख सकते हैं या 5 पंक्तियाँ हम कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है, 6 भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से हम देखें कि भाई काउंटिंग हमारी जो है वो 50 या 60 से ज़्यादा हमारी काउंटिंग ना हो पाए, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है कि हम 80-90 शब्द लिख कर आ गए हैं और हम कह रहे हैं कि भाई हमने 5 मार्कर ठीक तरीके से लिख दिया, तो हमें ऐसा नहीं करना। अब हमें अपने सिस्टम को चेंज करना होगा, जो आंसर राइटिंग का सिस्टम है उसको हमें चेंज करना होगा। उसको चेंज करने का मतलब ये है कि भाई हमें अपने पहले से ये फॉर्मेट तैयार रखने होंगे कि हर क्वेश्चन को हम ये प्रैक्टिस करके रखें पहले से कि भाई हाँ हम उसको 6 लाइन के अंदर या एक पेज के अंदर या 50-60 शब्दों में हम उसका आंसर बेहतर तरीके से हम दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें प्रैक्टिस पहले से करके रखनी होगी। हमें पहले से फॉर्मेट सेट करना
होगा कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे। आगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे। प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपका निबंधात्मक जो क्वेश्चन है उसकी शब्द सीमा आपको 200 शब्द दी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर ये 11 मार्कर में आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इसमें 200 शब्द मान के चलना है कि भाई हमें 200 वर्ड्स या 200 शब्द लिखना है। अब ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि आपको गिन के लिखना है कि भाई 200 ही होनी चाहिए, है ना, या काउंट करके लिखना है कि 200 ही होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई आप ज़्यादा ना लिखें, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि भाई हम 2 पेज या 2.5 पेज के आसपास अपना आंसर दे पा रहे हो अगर हम पेज से काउंट करें तो, ठीक है। या शब्दों से आप एक बार काउंट कर लें कि भाई मैं अगर लिखता हूँ तो 1.5 पेज में मेरा इतना हो जाता है, या 2 पेज में मेरा हो जाता है, या 3 पेज में मैं लिख पाता हूँ 200 शब्दों को, तो आप ये काउंट कर सकते हैं ना। और 200 शब्दों का मतलब आप ये मान के चलें कि भाई हम 170 180 शब्द अगर लिख देते हैं तो हम इसके पास पहुँच जाते हैं कि भाई जो शब्द सीमा दी गई है हम उसके नज़दीक पहुँच गए हैं, ठीक है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप 201 या 199 शब्द ही लिखें या काउंट करें, तो ऐसा कुछ इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई आप एक फॉर्मेट में अपने आंसर लिख रहे हो ना। इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि भाई आप एक फॉर्मेट में आंसर लिख रहे हो। अगर आपको ये ना लिखा जाए तो फिर तो ऐसा होगा कि भाई कुछ लोग इसको 600 शब्द में लिख देंगे, है ना, कुछ लोग इसको पूरा निबंध ही बना देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं होगा। इसलिए एक सीमा दी गई है कि भाई एक वर्ड लिमिट दी गई है कि जिसके अकॉर्डिंग आप अगर चीज़ों को कर रहे होंगे तो एक प्रॉपर वे में हमें ये दिख रहा होगा, एग्जामिनर को ये दिख रहा होगा या पेपर चेकर को ये दिख रहा होगा कि भाई हाँ आपने इसका आंसर इतने शब्दों में दिया है, तो है ना, या इतने शब्दों में आपने अपनी बात कही है ना। और कहीं ना कहीं इसकी लॉजिक्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, ठीक है। ऐसा ही क्यों होता है कि भाई एक शब्द सीमा आपको दी गई है, ठीक है। चलिए अब आगे हम स्कीम की बात कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, है ना। वीडियोस आप जो भी वीडियो देखें हैं उनको आप पूरा ज़रूर देखें वीडियो को, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जो पेपर 1 है, पेपर 1 जो आपका है वो 300 मार्क्स का है, ठीक है। 300 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर है, और उस पेपर में 2 खंड आपके, इसको मैंने इजी कर दिया है, जिसमें आप अगर उसको नहीं भी पढ़ रहे हैं उस सेक्शन को जो मैंने अभी बताया है, तो आप उसको देख के डायग्राम को देख के आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि जो कहानी वह पीछे लिखी थी, है ना। हिस्ट्री में भी हम आगे यही कर रहे होंगे कि जो कहानी होगी, है ना, जो बहुत सारे वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स को हम पिक्चर्स में या डायग्राम्स में कन्वर्ट कर लें, जिससे आप उनको देखें, ठीक है, और आप फास्ट उनको रिकॉल कर पाएँ या रिविजन कर पाएँ या कम टाइम में आप चीज़ों को कर पाएँ ना, ठीक है। क्योंकि हमारे दिमाग का या माइंड का ये सिस्टम होता है कि हम पिक्चर को देखकर जल्दी चीज़ों को लर्न कर लेते हैं और सीख जाते हैं, बट अगर कोई चीज़ हमें पढ़नी होती है तो कहीं ना कहीं हम टाइम लगाते हैं और चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हम उस सिस्टम पर ही चल रहे होंगे, ठीक है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इतिहास में याद रख पाएँ, ठीक है, और उनका हम बेहतर तरीके से आगे आंसर राइटिंग में या पेपर के अंदर यूज़ कर पाएँ, ठीक। सो यहाँ पर हम ज्योग्राफी को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम केवल इतिहास को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसके ऊपर ही डिस्कशन करते हैं। बाकी फॉर्मेट तो दोनों का सेम ही होगा भाई, उसमें भी 5 यूनिट होंगी और नंबर स्कीम भी सेम होगी, ठीक है। सो जो 150 मार्क्स का इतिहास आपका सेक्शन बनता है उसके अंदर 5 यूनिट आप देख पा रहे हैं भाई, उसके अंदर 5 यूनिट आपकी हैं। फर्स्ट यूनिट में आपके क्या होंगे भाई, जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनकी संख्या 3 होगी और ये 9 नंबर बना रहे होंगे, मतलब तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके 09 मतलब 9 नंबर यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है, उसमें अगर आप देखो कि भाई 2 क्वेश्चन आपके अगर हैं, ठीक है, 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो ये 10 मार्क्स बन रहे हैं, बन जाते हैं आपके, ये 10 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। और 11 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आपका अगर होगा, ठीक है, तो ये 11 नंबर आपके बन रहे होंगे। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 30 मार्क्स आपके बन जाते हैं, एक यूनिट के अंदर आपके 30 मार्क्स हमने डिस्कस अभी किया था। सेकेंड यूनिट में भी अगर हम बात करें तो सेम अप्रोच आपका चल रहा होगा, ठीक है, या सेम स्कीम आपकी चल रही होगी, ठीक है। पेपर यूनिट 3 में भी आपका सेम होगा, यूनिट 4 में भी होगा और यूनिट 5 में भी आपका सेम सिस्टम यहाँ पर चल रहा होगा, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो भाई आप देखेंगे कि भाई 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है ना, वो एक पूरे पेपर के अंदर 15 अभी भी बन रहे हैं, पहले भी आते थे, मतलब ये 45 नंबर बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा गया है, आपने सुना होगा या आपने ये देखा होगा कि भाई ये 45 मार्क्स जो हैं ये सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने ये सुना होगा टॉपर से, ठीक है, या टीचर से आपने सुना होगा कि जो 3 मार्कर हैं ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों प्ले करते हैं? क्योंकि आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं लॉजिकली कि भाई अगर एक सेक्शन के अंदर 45 मार्क्स के 3 मार्कर आ रहे हैं तो सेकंड सेक्शन में भी तो 45 के ही होंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई पूरे पेपर के अंदर आप देखेंगे तो 100 नंबर के आसपास, मतलब 90 नंबर के आसपास जो स्कोर है वो आपका कौन बना के दे रहा है? 3 मार्कर या 3 मार्कर, या जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो ये बना के आपको दे रहा है। मतलब ये इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं है और हमें दिख रहा है कि अगर आप देख रहे हैं भाई एक मेंस में अगर आप देखें कि भाई स्कोर आने के बाद या इंटरव्यू के स्कोर आने के बाद आप देखते हैं कि 5 नंबर से या 2 नंबर से लोगों की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं 90 नंबर जब एक पेपर के अंदर निकल रहा है तो हम 3 पेपर के अंदर अगर इसको निकालेंगे या इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई 300 नंबर के आसपास या 270 के आसपास, ठीक है,
जो आपका स्कोर है वो 300 नंबर का जो स्कोर है वो 3 मार्कर यहाँ बनाकर दे रहा है। और आप देखेंगे कि पेपर 4 में भी आपको ये मिलने वाले हैं, 5 में भी मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि भाई 400 नंबर के आसपास या 300 से 400 नंबर के आसपास एक बहुत बड़ा स्कोर आपको 3 मार्कर बना के दे रहा है, ठीक है। और जब आप कोई भी टॉपिक को या कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अगर आपने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को या उसके फैक्ट को, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, ठीक है, तो बड़े आराम से आप 3 मार्कर जो क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। और अब तो शब्द सीमा बहुत कम है, तो अगर आप फैक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करते हो या फैक्ट बहुत अच्छे से आप अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो उनसे आप कहीं ना कहीं बहुत आसानी से ये नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है ना। हम ये मान के चलते हैं कि भाई आप पूरे 45 नंबर हम नहीं ला पाएंगे, पर हम बहुत अच्छे नंबर यहाँ से ला सकते हैं। और ये ऐसा कहा गया है, ये माना जाता है कि भाई जो 3 मार्कर क्वेश्चन होता है इसमें सारे नंबर आपको मिल जाते हैं। 3 नंबर भी एग्जामिनर के द्वारा अगर आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, अपने अच्छे फैक्ट डाले हुए हैं, अच्छे से आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि अधिकतर क्वेश्चन में आपको पूरे 3 नंबर मिल जाते हैं ना। आपका आधा नंबर भी नहीं कटता है, आपको सारे नंबर मिल जाते हैं ना। और कटेगा भी तो हम देखें अगर 2.5 या 2.5 नंबर आपको मिल रहे होंगे ना, या 3 नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है, या 2 नंबर आपको मिल रहे होंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है, ठीक। बट अगर आप देखो कि 11 मार्कर क्वेश्चन आप कितना भी अच्छा लिख रहे हो ना, तो आप 10 नंबर या 8 नंबर तक ला सकते हैं, ठीक है, या 7 नंबर तक ला सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही आपका 5 मार्कर में होता है कि भाई आपको 3 नंबर या 4 नंबर मिल रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने ठीक ठाक नहीं लिखा है तो 2-2.5 नंबर के आसपास आपका काम चल जाएगा, है ना। लेकिन आप यहाँ पर देखें ना कि भाई यहाँ पर 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, और अगर आपने ठीक ठाक लिखा हुआ है तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर पूरे ही मिलने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिट या फ़ायदे का सौदा हमारे लिए होगा कि अगर हम 3 नंबर के ऊपर या 3 मार्कर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, ठीक है, तो एक बहुत अच्छा स्कोर आपका पेपर के अंदर से निकल कर आ रहा होगा, है ना। कि भाई अगर 300 मार्क्स का पूरा पेपर है, ठीक है, और अगर आपने 3 मार्कर्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है, और अगर आप 70-80 नंबर यहाँ से निकाल के ले जाते हैं, ठीक है, ठीक है, सो आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना। 180+ स्कोर आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने एक बात क्लियर कर ली कि भाई 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक। 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक। और आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। सो आप चीज़ों को समझेंगे कि भाई जो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वो उनकी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 15 होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे 45 मार्क्स आपके बन रहे होंगे, ठीक है। और जो 5 मार्कर्स हैं उनकी संख्या 50 मार्क्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर हम टोटल पेपर की बात कर रहे हैं ना कि भाई टोटल पेपर में क्या होगा, है ना। और 11 मार्कर जो हैं वो आपके 5 होंगे, तो आपका यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 55। ये टोटल पेपर का दिया हुआ है, इसमें आप कन्फ्यूज़ ना हो, है ना, क्योंकि भाई एक यूनिट में 3 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना, ये वाले। तो पूरे पेपर में 15 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है। और ये एक यूनिट में 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आने हैं, तो पूरे पेपर में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो 50 मार्क्स बनेंगे। और 11 मार्कर हर यूनिट से एक आएगा, तो इसलिए आपके यहाँ पर 55 मार्क्स बन जाएंगे। तो ये ओवरऑल पूरे पेपर का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। टाइम हम मान सकते हैं कि भाई 90 मिनट हम लेकर चलेंगे, हाफ टाइम लेकर चलेंगे, क्योंकि दूसरा पेपर भी आपको लिखना है ना। तो अब आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग में कि भाई हम इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं कि भाई शब्द सीमा तो आप देख ही चुके हैं कि भाई अगर 3 नंबर वाला क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो आपको 10 शब्द कम से कम लिखने हैं। मिनिमम ये दिया हुआ है कि 10 शब्द आपको लिखने हैं। 12 लिख सकते हैं आप, 14 लिख सकते हैं, ठीक है। पर हर क्वेश्चन में हम ना लिखें ना, 1-2 जगह या 3 जगह आपको चल जाएगा भाई, जहाँ हम नहीं लिख पा रहे हैं शॉर्ट, तो हम उसको थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर शब्द सीमा आपकी 50 वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर शब्द सीमा आपकी कितनी है, 200 है। तो ये आपका 150 बन जाता है, ठीक है। मतलब शब्द बन जाते हैं, 150 शब्द बन जाते हैं। अगर आप टोटल 15 क्वेश्चन लिखते हैं 3 मार्कर के, तो 150 शब्द आपके आसपास आपके बन जाते हैं ना, अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट लेकर चलें तो, ठीक। 160 170 भी हो सकता है, बट हम 150 मान के चल रहे हैं कि मिनिमम इतना होगा, ठीक। सेकंड वाले में अगर हम देखेंगे भाई 50 शब्दों में अगर आप 10 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपके 500 शब्द बन जाते हैं। और 200 अगर हम मान के चलें शब्दों में, आप अगर 5 क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपका 1000 ये बन जाता है। तो अगर हम देखें तो भाई टोटल आप ये मान सकते हैं कि अगर हम इन सबका टोटल करें तो 1700 के आसपास, ठीक है, या 1600 के आसपास, है ना, लगभग यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि भाई आप 1500+ शब्द आप मान के चले, है ना, कि एक 1500 से ज़्यादा शब्द, मतलब 1600 या 1700 या 1800 शब्दों में आपको कहीं ना कहीं पेपर को कंप्लीट आप कर रहे होंगे, ठीक। दोनों अगर हम पेपर को ऐड कर देते हैं भाई, पूरे पेपर को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि भाई 3500 शब्द के आसपास या 3500 शब्द के आसपास अप्रॉक्सीमेट आपके शब्द यहाँ पर बन रहे हैं। आप 3000 मान सकते हैं, 3500 मान सकते हैं, ठीक है। तो पहले भी इतना ही हम लेकर चल रहे थे, 4000 के आसपास हमारा जो
काउंटिंग था वो बन रहा था। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बट क्या है कि जो आपका 6 मार्कर है उसकी जो लिमिट है वो 50 शब्द आपकी कर दी, मतलब जस्ट हाफ कर दी है, ठीक है। और जो 300 वाला है उसको अब 200 कर दिया है। तो 200 में तो आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें कहाँ होने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा 5 मार्कर में, ठीक है। और यहाँ उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कहाँ होगा, 3 मार्कर में होगा, है ना। क्योंकि 3 मार्कर में पहले आप क्या करते थे, एक फॉर्मेट लेकर चलते थे कि भाई हम 3 पॉइंट लिख देते हैं या किसी चीज़ के 4 पॉइंट लिख देते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई हमने पॉइंट अगर ठीक ठाक लिखे हैं तो हमें 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, या 2 नंबर तो हमें मिल ही रहे होंगे, ठीक है, 2.5 नंबर मिल रहे होंगे, ठीक। बट अब क्या है, ये चीज़ें एक तो नई हैं, ठीक है। हमारे पास कोई पेपर तो है नहीं भाई 2020 का, हमारे पास एक पेपर रखा हुआ है मेंस का कि भाई उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए थे, नहीं। तो पहले जो क्वेश्चंस आए थे उन्हीं से हम एक अनुमान के आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं कि भाई क्या पूछा जाएगा और किस तरीके से पूछा जाएगा, है ना। पर कहीं ना कहीं एक जो संभावना बन रही है वो संभावना ये बन रही है कि भाई चीज़ें अब जो हैं 3 नंबर में वो फैक्चुअल ज़्यादा पूछी जा रही होंगी। क्योंकि भाई जैसे आप देखते हैं कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है, या एक शब्द में उत्तर दो, है ना, आपने देखा होगा हिंदी में ना कि भाई कोई एक लिखा हुआ है, ठीक है, और एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसका एक शब्द में आपने आंसर दे दिया है या एक लाइन में आंसर दे दिया है, बात आपकी खत्म हो गई है। तो कुछ उस तरीके का आपको यहाँ पर सोचकर चलना है या फॉर्मेट बनाकर रखना है कि भाई अगर कोई चीज़ आती है, ठीक है, या हमसे पूछा जाता है टॉपिक के अंदर, ठीक, तो हम उसको क्या एक लाइन में लिख सकते हैं या 10-12 शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जो हम बात कहना चाह रहे हैं क्या उस बात को हम इतने कम शब्दों में लिख सकते हैं। तो हमें ये फॉर्मेट बनाकर चलना है, ये फॉर्मेट हमें पहले से ही लेकर चलना है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे और आप बहुत बेहतर तैयारी करके एग्जाम में सीधे चले जाओगे तो आप सोचो कि आप लिख ही नहीं पाओगे, है ना, जो आपके दिमाग में है ना। कई बार ऐसा होता है, अक्सर आपने एग्जाम में देखा होगा कि ये चीज़ सामने आती है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, जब कॉपी पर उसको लिखने की बात आती है तो आपको उसको व्यवस्थित तरीके से लिख ही नहीं पाते हो। आप कहीं कोई भी लाइन कहीं और लिखना था, आप कहीं और लिख कर आ गए, बाद में फिर आपको काटापीटी करनी पड़ रही है, उसको कट करना पड़ रहा है और दोबारा फिर लिखना पड़ रहा है। तो मेंस में तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो ना भाई, ठीक है। कि मेंस में अगर आप कोई क्वेश्चन है उसको काट के फिर दोबारा लिख रहे हो तो आपका कितना ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, और कहीं ना कहीं कॉपी पर आपका जो होगा वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा होगा, ठीक। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करके रखनी है, ठीक है। यह हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपका 3 मार्कर और 5 मार्कर, ठीक है ना। 200 वर्ड्स में तो आप खुद भी लिख सकते हैं, बट ये सबसे बड़ा चैलेंज है ना। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आप 200 शब्दों में चीज़ों को बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं आप 2-3 पेज के अंदर, ठीक है। बट सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आपके पास 3 मार्कर और 5 मार्कर, उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। आप अभी देख के क्लियर आप समझ ही पा रहे होंगे भाई 45 नंबर यहाँ से निकल कर आ रहे हैं आपके, 50 नंबर यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई 95 एक बहुत बड़ा स्कोर है ना, ठीक। एक बहुत बड़ा स्कोर है जो आपका किसके ऊपर बेस्ड है, सारा का सारा 3 मार्कर और 5 मार्कर। तो सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले कर रहा होगा तो वो यही होगा, ठीक है, 3 मार्कर और 5 मार्कर, ठीक। क्योंकि 95 जो स्कोर है वो काफ़ी बड़ा स्कोर आपका यहाँ से है, ठीक है ना। 11 मार्कर तो आप लिख ही लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और हर एक फैक्ट के ऊपर हमें काम करना है। क्योंकि फैक्ट के ऊपर हम काम करेंगे तो हमें 2 बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो ये है कि भाई आपकी प्री की तैयारी साथ में हो रही होगी, ठीक है, जो 21 का आपका प्री होगा, ठीक है, आगे जो भी प्री होंगे तो प्री भी आपका साथ में तैयार हो रहा होगा। और अगर आपके फैक्ट बहुत अच्छे से तैयार हैं तो मेंस में आपके जो 45 नंबर का एक सेक्शन है या दो एक पेपर के अंदर जो 90 नंबर हैं आपके, 90 मार्क्स हैं, वो आपके प्रिपेयर हो रहे होंगे, ठीक। बट मेन काम हमें जो करना है वो काम हमारा मेन क्या है, तो मेन काम हमारा क्या है भाई, हम इसको किस फॉर्मेट में लिखें और कैसे लिखें, ये हमें पहले से तैयार रखना होगा। अगर ये पहले से तैयार होगा तो एग्ज़ाम में आप टाइम को बिना गंवाए, टाइम को बिना वेस्ट किए आप बेहतर तरीके से चीज़ों को लिख पा रहे होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक। इन सब बातों को क्लियर करना इसीलिए ज़रूरी है कि भाई तैयारी तो हम कर ही लेंगे, है ना। आपके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पर जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं या अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी हम नहीं बनाते हैं। मैं भी यही मानता हूँ कि भाई स्ट्रेटजी जो है वो आपकी खुद की होनी चाहिए, आप सारे लोगों को सुने, ठीक है ना। एक्सपर्ट्स जो है या उनकी जो ओपिनियन है, टॉपर्स के ओपिनियंस हैं, ठीक है, उन सबको आप सुने, सबको समझे, सारी चीज़ें करें, पर आप खुद की अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज किस तरीके से कर पा रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम। अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपने इसके पहले कोई मेंस एग्जाम नहीं दिया है या मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं करी है ना, हालांकि कोचिंग्स में अगर आप जाते हैं या किसी भी कोचिंग में आप जाते हैं तो आपको मेंस ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। मेंस को ही लेकर चला जाता है कि भाई मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं, है ना। प्री आपका खुद ब खुद तैयार, प्री की कोई क्लासेस नहीं होती हैं, पर हालांकि क्रश कोर्स वगैरह होते हैं, आप जाते हैं भाई क्रश कोर्स कर लेते हैं 2 महीने का कि भाई प्री एग्जाम हमारा निकल गया या प्री हो गया। बट मेन जो आपका कोर्स होता है वो कोर्स मेंस का ही होता है। मेंस आपको पढ़ाया जाता है, उस मेंस के अंदर ही आपका प्री छुपा होता है, ठीक है, और उसी के अंदर आपका मेंस होता है, ठीक। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे आप स्टेट सर्विस एग्जाम या पीसीएस की तैयारी करें या पीएससी एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है।
सो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आपको हर एक व्यक्ति ये पॉइंट बता रहा होगा, आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे आपको सारे पॉइंट्स बताए जा रहे होंगे। लगभग चीज़ें सेम है ना, कुछ चीज़ें अलग होंगी बट सारी चीज़ें लगभग सेम है, और हम इनका विशेष ध्यान अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है या पॉजिटिव आपको फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक, सबसे पहले आप यहाँ पर समझने की बात ये है कि भाई अगर आप मेंस को तैयार कर रहे हैं ना, तो पहला पॉइंट आपका ये निकल के आता है कि सिलेबस के प्रत्येक पॉइंट को हमने ठीक से कवर किया हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई कहीं जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो कि सिलेबस का कोई पॉइंट हम ठीक तरीके से समझ नहीं पाए और हमने उसकी जगह पर कुछ और पढ़ लिया है, या उस टॉपिक को हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए खुद से कि भाई इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, या इसमें क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं ना। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है कि अगर हम सिलेबस को प्रॉपर नहीं पढ़ रहे हैं या सिलेबस की समझ हमारे अंदर नहीं है, हम सिलेबस को नहीं समझ पा रहे हैं और हमने तैयारी कर ली भाई, जो बुक्स हैं मार्केट में या जो भी चीज़ें हैं उनको हम पढ़ते चले गए और हम एग्ज़ाम देकर आ गए, है ना, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, है ना। ठीक, तो एक रणनीति से आपको तैयारी करना है, सिलेबस के हर एक पॉइंट को ठीक तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आप देखेंगे कि मेंस का एक सिलेबस जो है या पेट जो आपका पूरा कंप्लीट होल सिलेबस है मेंस का, काफ़ी बड़ा सिलेबस है मेंस का, ठीक है, और काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है ना। पहले थोड़ी समस्या थी, अब समस्याएं थोड़ी सी आसान क्यों हो गई हैं? क्योंकि एक ब्लूप्रिंट आपके पास है कि भाई किस यूनिट से कितना आना है, और चीज़ों को और ज़्यादा क्लैरिफाई और ज़्यादा डिस्क्राइब करके इस बार सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, तो एक एडवांटेज आपको इसका लेना है, ठीक है, सिलेबस का। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो काम ये है कि पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसको कवर करना है। और सिलेबस मेरे हिसाब से तो आप अगर मेंस लिख रहे हैं या मेंस की तैयारी आप कर ही रहे हैं तो सिलेबस आपको सारा का सारा याद ही होना चाहिए, है ना। बात ही ख़त्म हम कर देते हैं कि भाई सिलेबस हमें पूरा का पूरा याद होगा, हर एक पॉइंट याद होगा, तो आगे क्या हमें करना है उसमें तो फिर परेशानी ही नहीं होगी ना। जब हम कोई किताब उठाएंगे तो हमें तो सिलेबस याद है, तो हम चीज़ों को देख के ही समझ जाएंगे भाई हमें ये नहीं पढ़ना है और ये हमें पढ़ना है ना। तो मेरा ये मानना है कि सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, सिलेबस पूरा ही याद होना चाहिए ना। ठीक, आप उसको टेबल पर रख लें, ठीक है, और सबसे पहला काम तो सिलेबस ही याद कर लें आप, ठीक है। तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। अगर आप मेंस लिख ही रहे हैं और आप तैयारी कर ही रहे हैं तो सिलेबस तो हमें रटा होना चाहिए भाई उस एग्ज़ाम का, है ना, या उस यूनिट का जिसको हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे बेहतर ये कि भाई सिलेबस को हम रट ही लें। इससे क्या होगा कि हम भटकेंगे नहीं, है ना, हम चीज़ों को भटकें और गलत चीज़ें हम पढ़ें या ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में नहीं आनी उनको हम पढ़ें, उससे बेहतर ये है कि भाई हम सिलेबस को पूरा का पूरा हम लर्न कर लें, सिलेबस को हम पूरा का पूरा याद कर लें, तो समस्या ही खत्म हो जाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप सेलेक्टेड चीज़ों का यूज़ करें, है ना भाई। जैसे नोट्स हैं तो आप ऐसा ना करें कि 4-5 रिसोर्सेज से आप या 4-5 कोचिंग से या आप 6-8 कोचिंग से अलग अलग तरीके के नोट्स पढ़ रहे हैं, यहाँ से ये पढ़ लिया, यहाँ से ये पढ़ लिया, यहाँ से ये पढ़ लिया, है ना। बाद में आप चीज़ों को मगअप नहीं कर पा रहे, एग्जाम के टाइम आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो ऐसा कुछ आप ना करें, है ना। चयनित नोट्स का मतलब ये है कि भाई सेलेक्टेड आपके पास सामग्री होनी चाहिए ना। चयनित नोट्स का मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति का चयन हो गया है, जिस टॉपर का या जिस स्टूडेंट का चयन हो गया तो आप उसके नोट्स उठा के ले आए उनको पढ़ें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो मटेरियल है, आपके पास जो सामग्री है, जो स्टडी मटेरियल है वो सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे आपने खुद के नोट्स बनाए हो, चाहे आपने किसी कोचिंग के नोट्स प्रेफर करे हो, ठीक है, चाहे आपने स्लाइड्स पीपीटी ही अपने पास रखी हो, चाहे आपने डिजिटल नोट्स बनाए हो, आपने कोई भी तरीके के नोट्स बनाए हो, पर आपके वो नोट्स जो है वो सेलेक्टेड होने चाहिए, मटेरियल सेलेक्टेड होना चाहिए आपको, ठीक है। सेलेक्टेड का मतलब ये है कि एग्जाम में जो आना है वो आपके मटेरियल में शामिल होना चाहिए, जो नहीं आना वो आपके मटेरियल में नहीं होना चाहिए ना। उसको रखने से कोई मतलब नहीं है, उससे आपका ध्यान भटकेगा, चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही होगी, ठीक। सो नोट्स में आपको ये चीज़ बेसिक ध्यान रखनी है। बुक्स या आप जो भी किताबें पढ़ रहे हैं किताबें सेलेक्टेड होनी चाहिए। अब मैं वही कहना फिर चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि आपने ऑनलाइन भी किताबें परचेज कर ली हैं, कोचिंग से भी आपको किताबें मिल गई हैं, कुछ किताबें मार्केट से भी आप ले आए हैं, कुछ किताबें आप दोस्त से भी ले आए हैं, अपने फ्रेंड से भी ले आए हैं, और आपने 5-7 तरह की बुक्स को इकट्ठा ला के रख लिया है ना, और तैयारी आपकी हो नहीं रही है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर अगर हम इनके ऊपर काम करेंगे ना तो हमें कहीं ना कहीं बेहतर फ़ायदा मिल रहा होगा, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हुई हैं अपनी तैयारी के दौरान, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी रही हो, ठीक है, चाहे वो पीएससी मेंस की तैयारी रही हो ना। दोनों ही टाइम में मैंने ये चीज़ें देखी हैं और बाद में ये कहीं ना कहीं एहसास होता है कि भाई हाँ ये गलती हमने करी है, इसीलिए हम चीज़ें आपको बता पा रहे हैं या इसलिए हम आपको चीज़ें दिखा पा रहे हैं, ठीक। सीमित संसाधनों का ही प्रयोग करें, जैसे कि मैंने ये बताया कि भाई आपके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होने चाहिए, सीमित होने चाहिए, है ना, अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अपने स्वयं के नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, जिसको हम शॉर्ट नोट्स कहेंगे, माइंड मैप कहेंगे, या पॉकेट नोट्स कहेंगे, या रिवीजन नोट्स हम कहेंगे, है ना, ठीक है। क्यों बनाने हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कभी हम किसी दिन एक लेक्चर में इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे या इसी के ऊपर बात करेंगे। अभी मैं सिंपल सी बात आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं या आप खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो एग्ज़ाम के पहले का जो फेस है, जैसे आपका एग्ज़ाम होना है भाई मान के चलो 1 तारीख को, है ना, तो उसके 4-5 दिन पहले का जो फेस है या 1 हफ्ते पहले का जो फेस है ना वो आपका बहुत दुखदाई हो जाता है फिर, ठीक है।
है ना, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है बहुत ज़बरदस्त तरीके का, ठीक है ना, और अब आप क्या कर रहे हैं, किताबों में चीज़ों को खंगाल रहे हैं, किताबों में चीज़ों को आप देख रहे हैं, ठीक है, ढूंढ रहे हैं, है ना, कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यार ये क्या लिखा था, क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, फिर आप कोचिंग के नोट्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वीडियोज़ आप देख रहे हैं कि यार ये इस वीडियो में पढ़ा था क्या, नहीं मिल रहा है, ठीक है, इस बुक में पढ़ा था क्या, नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, एग्जाम का जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा प्रेशर आपका डबल होता जाएगा, है ना, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, है ना, और अब आप चीज़ों के लिए परेशान हो जाएंगे, तो आपकी सारी तैयारी खराब हो जाएगी, है ना, मेरा ये मानना है कि आपकी सारी तैयारी खराब हो जाएगी अगर आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं। तो आप तो यूनिट वाइज नोट्स बनाइए, है ना, मैं सब तरीके आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज या क्वेश्चन वाइज, कितने तरह से नोट्स हम बना सकते हैं, तो इसके ऊपर एक अलग से ही आपका एक लेक्चर होगा अगर आप डिमांड करेंगे इसकी तो, ठीक है ना। बाकी मैं क्लास में तो ये चीज़ डिस्कस करता हूँ, तो अगर आप डिमांड करेंगे तो इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट लेक्चर आपका होगा जिसमें हम नोट्स के ऊपर ही पूरा टाइम बात कर रहे होंगे, है ना, 1 घंटे या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ये सबसे बड़ा, है ना, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि भाई हम अपने साथ एक, है ना, गलत कर रहे हैं कि अगर हम नोट्स खुद के नहीं बना रहे हैं अभी से, है ना। नोट्स भी कई तरीके के बनते हैं, एक तो आपका डिटेल डिटेल नोट्स बनता है, ठीक है, फिर आप उससे चीज़ों को और सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो मीडियम लेवल के नोट्स हो जाते हैं, फिर एक आप उस चीज़ों को और फास्ट कर लेते हैं तो एक शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं, और एक बिल्कुल आपके पॉकेट नोट्स हो जाते हैं कि भाई जेब में आप 2 पेज के अंदर या 4 पेज के अंदर पूरा सब्जेक्ट लेके घूम रहे हैं ना, जहाँ आपको मन कर रहा है वही आपने रिवाइज किया, 10-15 मिनट में आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो गया, पूरा एक खंड या एक पेपर रिवाइज हो गया। तो ये एक टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, और इसके अंदर जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम समझेंगे, है ना, जो टेक्निक्स हैं नोट्स बनाने की, है ना, नोट मेकिंग की, उनके ऊपर हम बात करेंगे, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। अभी हम अगर इस पर बात करेंगे तो हम अपने जो लेक्चर है उस लेक्चर से हम भटक रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि भाई अपने उत्तर में हमें क्या करना है, जो आंसर है उसमें हमें संतुलित जानकारी का प्रयोग करना है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमें अपन जब हम कोई आंसर लिख रहे हैं या हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो संतुलित जानकारी से मतलब ये है कि भाई ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा आता हो और आपसे जो पूछा है आप उसको छोड़कर अपना ज्ञान वहाँ बताने लगे, है ना, कि भाई हम बहुत ज़्यादा लिख कर उसके ऊपर आ गए, हमें तो एग्जामिनर 5 नंबर की जगह या 5 मार्कर की जगह 6 नंबर दे देगा, एक एक्स्ट्रा नंबर दे देगा, क्योंकि हमने तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो ये गलती आपको मेन समय नहीं करनी है ना, क्योंकि ये आप कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में आप ये चीज़ें करते हैं, स्कूल टाइम में ये चीज़ें करते हैं, तो हमारी एक हैबिट बनी होती है ना। मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि भाई मैंने किया है, पर ये चीज़ मैं समझ गया कि भाई ऐसा करना कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। कि अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के अंदर संतुलित जानकारी या बैलेंस्ड फॉर्मेट में नहीं लिख रहे हैं, तो बैलेंस्ड फॉर्मेट का मतलब ही तो आंसर राइटिंग है, कि आप जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप क्या कंटेंट आपको डालना है, कितने मात्रा में डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप खाना बना रहे हैं या खाना बन रहा है, तो उस खाना बनने में अगर आपने किसी चीज़ की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया तो आपका सारा टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा, है ना। कि आप कोई खाना बना रहे हैं, कोई आप कुकिंग बना रहे हैं, और उस कुकिंग में आपने अगर नमक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है ना, मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आपका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा, खाना बेकार हो जाएगा। तो क्या आंसर भी तो बेकार आपका हो जाएगा, आपकी कॉपी भी तो बेकार हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि संतुलित जानकारी का ही प्रयोग करना है, जो पूछा है हमें उतना ही बताना है, ठीक है। करंट अफेयर्स हमें बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, मान रहे हैं कि भाई हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट डाल देने करंट अफेयर्स की, या आंसर में जो चीज़ पूछी है उसको छोड़ के सारा करंट अफेयर्स हमने डाल दिया। तो यही संतुलित है। संतुलित का मतलब ये है कि एक बैलेंस्ड फॉर्मेट में आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, शब्द सीमा या वर्ड लिमिट, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। शब्द सीमा का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने अभी बताया था लास्ट आपके उसमें, कि वर्ड लिमिट होने के पीछे बहुत सारे कारण अपने एक वर्ड लिमिट के पीछे बहुत सारे अपने कुछ लॉजिक्स हैं या कुछ कारण हैं कि भाई शब्द सीमा क्यों दी गई है ना, ठीक है। एक तो देखो क्या होता है कि अगर आप एक सिविल सेवक हैं, ठीक है, या आप एक सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर या रूल्स के अंदर आपको बंध कर रहना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो चाहें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, नहीं। गवर्नमेंट्स के कुछ ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना, संविधान होता है, सारी चीज़ें होती हैं, अपनी एक नियमावली होती है ना सर्विस की, तो उनमें आप बंधे होते हैं कि भाई आपको आप ये कर सकते हैं, है ना, आपके इतने पावर्स हैं, आपके पास इतना रिसोर्सेज हैं, इतनी चीज़ें हैं, आपके ये दायरे हैं, आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उनसे अगर कनेक्ट करके देखें कि जिस तरीके से यहाँ चीज़ें चल रही हैं, उसी तरीके से अगर आपको आंसर के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएं कि भैया आपको इतने शब्दों में ही लिखना है और इस तरीके से लिखना है, तो आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, है ना। जिसको हम अनुशासन भी कह सकते हैं ना, कई बार अनुशासन रहता है, ठीक है, तो चीज़ें लिमिट में होती हैं, ठीक है, उसको हम क्रॉस नहीं करते हैं, और जब अनुशासन नहीं होता है तो चीज़ें फिर अनलिमिटेड हो जाती हैं। अब आप खुद सोचें, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद ये सोचें कि अगर आपसे कहा जाए
ठीक है, कि भाई कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है। तो अब कितने तरह के अभ्यर्थी होंगे, कितने तरह के एस्पिरेंट्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे जो अलग अलग तरह की चीज़ें सोच रहे होंगे, है ना। सबका दिमाग सेम नहीं होगा। कुछ व्यक्ति होगा उसको भाई 2 लाइन के अंदर लिख कर ख़त्म कर देगा, बोले भाई हो गया, मैं मुझे इतना ही आता है या मैं इतना ही लिखूंगा, है ना। और कोई व्यक्ति हो सकता है कि उसी चीज़ को 200 शब्दों में लिख दे, है ना। कोई व्यक्ति हो सकता है कि सारी कॉपी में केवल एक ही बात लिख डाले 2000 शब्दों में, है ना, कि भाई मुझे तो यही बहुत आता है। तो आप समझ पा रहे हैं, तो इससे एग्जामिनर के लिए एक समस्या हो जाएगी भाई, अब हम उस चीज़ को चेक कैसे करेंगे, है ना। तो इस तरीके की बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से कनेक्ट होती हैं कि शब्द सीमा क्यों है। आप चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे पीएससी की बात करें, ठीक है, या और भी तरह के जो मेंस एग्जाम्स आपके होते हैं, तो उनमें शब्द सीमा क्यों होती है, क्यों ऐसा लिखा जाता है। स्कूल कॉलेजेस में भी आप देखते हैं कि भाई हाँ, एक लिमिट दी जाती है कि भाई इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही है कि आप अपनी जो हदें हैं उनको आप पार ना करें, है ना। ठीक, जैसे आप की हद है कि भाई आपको 50 शब्द के अंदर ही रहना है ना। तो अगर ये हद आपको दी हुई है या एक लिमिट आपको दी गई है, लिमिटेशन आपको दी गई है कि भाई 50 वर्ड मतलब 50 वर्ड, तो आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे, है ना। आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई उसको 500 शब्दों में लिखाएंगे या उसको 200 शब्दों में लिखाएंगे या उसको 100 शब्दों में लिखाएंगे। तो लिमिट का होना अति आवश्यक है या बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसीलिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। कुछ लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है, देख लेंगे एग्जाम में, जितना आएगा उतना लिख देंगे, है ना। तो ऐसे आपका मेंस नहीं निकलने वाला है, ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली है ना। तो हमें हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। आप भी देखते हैं कि जो टॉपर्स हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं, क्योंकि भाई आप थोड़ा कम पढ़ लेंगे चीज़ें चल जाएंगी, है ना। आपने एक यूनिट भी छोड़ दी है तो भी आपका पेपर निकल जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से कोई पॉइंट अगर छोड़ा है, तो हो सकता है कि आप बहुत बेहतर तैयारी कर रहे हो, पाँचों यूनिट आपको आती हो, आपने काफ़ी अच्छा लिखा हो, लेकिन अगर आपने छोटे छोटे पॉइंट सारे इग्नोर कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप इतना अच्छा करने के बाद भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो रहा हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है ना। और मैं भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, ठीक, कि कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको इग्नोर करने के कारण ही हमारा सिलेक्शन रुकता है, या हम बहुत मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे होते हैं, ठीक। आगे हम अगर बात करें कि भाई नियमित और लगातार आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है या सबसे बड़ा टास्क मेंस के अंदर जो है वो आंसर राइटिंग ही है। कि पढ़ तो हम सब लेते हैं पर हम आंसर नहीं लिख पाते हैं। ये 90% लोगों के ये क्वेरीज होती हैं, या मैंने देखा है ना, क्लासेस के दौरान, कि भाई 90% लोगों का ही ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें आता सब कुछ है, हम सब कुछ पहले से जानते हैं, हमने सब कुछ तैयार भी किया हुआ है, बट हम पेपर में चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और हम अगले साल फिर मेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। और फिर नहीं कर पाते, अगले साल फिर हम मेंस दे रहे होते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को या इन काम के पॉइंट्स को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। तो लगातार आंसर राइटिंग का मतलब क्या है कि भाई आपको अपनी प्रैक्टिस लगातार जारी रखनी है, कि अगर आप मेंस तैयार कर रहे हैं या आज से ही आप मेंस तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आज से ही चालू हो जाएं, ठीक है, या आज से ही आप इस काम को करने लगें कि आप 1 घंटे का एक टाइम या 2 घंटे का टाइम या 3 घंटे का टाइम आप सेट कर लें, है ना। स्टार्टिंग में इस टाइम को आप बिल्कुल कम रखें, आप पहले 30 मिनट या 15 मिनट से प्रैक्टिस करें कि भाई आप रोज एक एक फॉर्मेट को ले रहे हैं, आप 3 नंबर का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन आप 5 नंबर का ले रहे हैं और एक क्वेश्चन आप 11 मार्कर का ले रहे हैं, और आप तीनों क्वेश्चन को रोज कर रहे हैं, आप 30 मिनट का टाइम इनको दे रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप जो एक्चुअल टाइम आपका है उस टाइम के ऊपर आप आ जाएं कि भाई 90 मिनट का टाइम है, तो हम क्या 80 मिनट के अंदर या 85 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके एग्जाम में जाहिर सी बात है कि भाई एग्जाम में सिंपल सी बात है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। और क्वेश्चन छूटने का कारण क्या है कि भाई हमने प्रैक्टिस नहीं करी थी या हमने खुद को उस फॉर्मेट के अंदर डालने की कोशिश नहीं करी थी। तो आपको पहले से ही ये चीज़ करनी है। और उत्तर लेखन इसको बोलते हैं कि भाई एक आर्ट है या एक कला है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है वो एक दिन में नहीं आनी है ना, कि आप सोचें कि भाई हम 15 दिन लास्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, ठीक है, कि हम लास्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे भाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, ठीक। इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप है ना एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो 6 महीने 1 साल है ना आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, है ना। 4 महीने तो आप मान के चलें कि भाई 4 से 6 महीने आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इससे कम में ये चीज़ नहीं आएगी, है ना। और ये चीज़ आपकी जितनी ज़्यादा शार्प होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ना आंसर लेखन, उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्शंस के चांस बढ़ रहे होंगे, ठीक है। और उतना ही बेहतर तरीके से आप चीज़ों को आगे कर पा रहे होंगे, है ना। क्योंकि सारा का सारा खेल इसमें आंसर राइटिंग का ही है। मेंस में आपको थोड़ा सा कम आएगा, चीज़ें चल जाएंगी, है ना। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप गूगल नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। आप नॉर्मल इंसान हैं, आप सिंपल सी चीज़ों को जानते हैं, सिंपल तरीके से आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सिंपल सी चीज़ें आपको आती हैं। पर उसको अगर आपने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, इसीलिए इसको एक आर्ट कहा जाता है, एक कला कहा जाता है, कि है ना, एक कलाकार है, ठीक है, मूर्तिकार। अगर आप अपनी मूर्ति बहुत शानदार बना दे ना, तो कोई उससे ये नहीं पूछने वाला है कि भाई आपका ग्रेजुएट हो, ठीक है, या आपने इंजीनियरिंग करी है या आपने मूर्ति कला में डिप्लोमा लिया है, कोई उससे नहीं पूछने वाला है ना। क्योंकि उसने मूर्ति ही इतनी बेहतरीन बनाई हुई है, या उसने जो कलाकारी है वो इतनी बेहतरीन करी हुई है कि सब उसको ही देख रहे हैं, है ना, उसके बैकग्राउंड को नहीं देख रहे हैं। तो आपको इस बात को समझना है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल रियल है कि भाई जो आंसर राइटिंग है वो एक लेखन जो है, उत्तर लेखन, वो एक आर्ट है, एक कला है,
ठीक है। और कला का जब आप बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हैं या उसको बेहतर तरीके से सामने प्रेजेंट करते हैं या रखते हैं, तो फिर उस कलाकार के बारे में बात की जाती है ना। ठीक, तो अपने आंसर में आपको ये चीज़ लाना है ना। इसके ऊपर भी अलग से एक लेक्चर हम अगर आगे आप डिमांड करेंगे तो इसके ऊपर भी आपका एक अलग लेक्चर आपको मिल जाएगा, जिसमें हम आंसर राइटिंग के ऊपर हर एक पॉइंट, छोटे से छोटे पॉइंट्स को हम यहाँ पर लेकर उसके ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है ना। और अपनी तैयारी के दौरान या अपने सीरीज़ के दौरान हम आंसर राइटिंग भी कर रहे होंगे। हर क्वेश्चन को हम 3 नंबर में देखेंगे लिख के, भाई कैसे लिख सकते हैं अगर 3 नंबर में ये बन सकता है तो, है ना। क्योंकि देखो सिलेबस अगर आपको याद है, ठीक है, पैटर्न आपको याद है, लास्ट ईयर के पेपर आपको अगर पूरे याद हैं, है ना, रटे हुए हैं सारे पेपर कर पा रहे हैं, ठीक है, जो अभी तक हमने डिस्कस करी है, तो आप देखकर समझ जाएंगे कि भाई कहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन निकलना है, कहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से 11 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कुछ लोग, आधे लोग, है ना, 50% लोग इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई हमें समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ें, कहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ें और कहाँ से हम 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ें, है ना। तो एक सबसे बड़ी समस्या यही बन जाती है। तो अब तैयारी क्या होगी, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप मौर्य डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, आप अशोक पढ़ रहे हैं, आप ठीक अकबर पढ़ रहे हैं, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो क्या आप उसको देख कर ये समझ पा रहे हैं कि भाई कहाँ से 3 नंबर निकल सकता है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन समझ लो कि आपकी तैयारी 50% तो वैसे ही हो गई है ना। ठीक, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप बहुत कन्फ्यूज़ होंगे, फिर चीज़ें कर ही नहीं सकते आप, है ना। आप जो पढ़ के चले जाएंगे, पता चला कि आपसे एक भी 3 नंबर नहीं बना, है ना, या 2-4 ही क्वेश्चन बने, सारे 3 नंबर आपसे नहीं बने, है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि 3 नंबर कहाँ से आते हैं, है ना। आपने कौन से फैक्ट पढ़ लिए, कौन से आ गए, क्या हो गया। तो बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। और सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है, पेपर आपके 6 हैं, है ना, सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स अपने आप में, हिस्ट्री एक अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का हर टॉपिक अपने आप में एक सब्जेक्ट बनकर निकल कर आता है। अगर आप आईबीसी पढ़ रहे हैं या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में एक किताब है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना। इसको हमें पढ़ना है ना। अकबर आप पढ़ रहे हैं या दिल्ली सल्तनत आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है वो, ठीक है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें चीज़ें और बेहतर आप चीज़ों को समझ पाएँ। अभी हमें यहाँ से नहीं भटकना है, जहाँ हमारा जो टारगेट है कि भाई हमें ये कंप्लीट करना है, ठीक है, तो हम उसको कंप्लीट अभी करते हैं, है ना। बाकी आप जैसे ही आगे डिमांड करेंगे उस तरीके से आपको लेक्चर प्रोवाइड आगे करा दिए जाएंगे, है ना। अगर आप किसी टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से लेक्चर मिल जाएगा, है ना। ठीक, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि, है ना, कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में, है ना, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं डाले, है ना। कुछ एक चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, और ये चैनल भी मैंने ई लर्निंग नाम रखने के पीछे एक कारण ये है कि मैं कंप्यूटर क्लासेस के लिए इसको बना रहा था, ठीक है, पर बट बाद में ऐसा कुछ नहीं हो पाया कंप्यूटर क्लासेस का, ठीक है। तो उसी चैनल के ऊपर मैंने वीडियो डाले हुए, तो आपको नाम थोड़ा होगा कि भाई ई लर्निंग नाम क्यों रखा गया है ना। तो ये कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, है ना, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो कंप्यूटर साइंस है, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स या कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने यूपीएससी की तैयारी करी हुई है, ठीक है ना। ये यूपीएससी की 4-5 साल मैंने तैयारी करी है, ठीक है। साथ ही साथ मैं पीएससी भी एग्ज़ाम कंटिन्यू देता रहा हूँ, ठीक है, या, है ना, मेंस की तैयारी मैंने करी है, सारी चीज़ें हैं। तो उसके बिहाफ में मैं चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, या उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कशन यहाँ करते हैं कि भाई चर्चा में रहे जो कला है, संस्कृति है, खोजें हैं, ठीक है, या मध्य प्रदेश में करंट अफेयर्स है, तो इन पर भी आपको अपनी नज़र जमा कर रखनी है, ठीक है ना। और ये रखनी ही पड़ेगी, क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्री में तो आपको हेल्प कर ही रहा होगा, पर मेंस में भी आपको ये हेल्प कर रहा होगा। कि जैसे भाई हिस्ट्री में अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई नहीं, करंट अफेयर से हिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, ज्योग्राफी का कोई लेना देना नहीं है, पर लेना देना है। कैसे लेना देना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है भाई, चाहे वो संस्कृति से आया हो, कला से आया हो, ठीक है, खोजों से आया हो, या मध्य प्रदेश का कोई भी मॉन्यूमेंट आपसे पूछ लिया जाए, है ना, मध्य प्रदेश का पर्यटन आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या आप करंट में जो हुआ है या करंट अफेयर्स में जो चीज़ें चल रही हैं, क्या आप उसको अपने आंसर के अंदर कोड कर सकते हो, क्या आप उसको अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो, जिससे क्या होगा, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा होगा और चीज़ें बहुत अच्छी से रिप्रेजेंट हो रही होंगी, है ना। एग्जामिनर ये समझ पा रहे होंगे, या एग्जामिनर को ये बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि हाँ, आपने सब कुछ ठीक ठाक तरीके से पढ़ा हुआ है और आप करंट अफेयर से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ हम यहाँ करने वाले हैं, या इनका यूज़ यहाँ आप आंसर राइटिंग में करने वाले हैं, ठीक। तो ये वाली बात बिल्कुल नहीं मानता, या ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाती है कि करंट अफेयर्स का इतिहास या भूगोल से कोई लेना देना नहीं है ना। बिल्कुल लेना देना है, पॉलिटी से भी लेना देना है। और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई सारे के सारे 6 पेपर से लेना देना है। 6 पेपर के अंदर आप करंट अफेयर्स और जो आसपास चीज़ें चल रही हैं उनको बेहतरीन तरीके से आंसर के अंदर जहाँ ज़रूरत होगी, जितनी मात्रा में ज़रूरत होगी उतना आप उसको कोड कर सकते हैं और काफ़ी बेहतर अपना आंसर यहाँ से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपने उत्तर लेखन में
भाषा शैली या शब्दावलियों पर भी हमें विशेष ध्यान रखना है ना। और ये खासकर अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, तो हमें इस चीज़ का और ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो आंसर की भाषा शैली है क्या वो ठीक है ना, है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है। ऐसा नहीं कि जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में कुछ भी लिख कर आ जाते थे, या कहीं से भी कोई भी पॉइंट हमने जोड़ दिया, कुछ भी हमने बना दिया, ठीक है, तो वो चल जाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं होना है ना, क्योंकि आप एक ऐसे एग्ज़ाम को दे रहे हैं, ठीक है, जो काफ़ी रिस्पेक्टेड या काफ़ी एक बड़ी पोस्ट मानी जाती है, ठीक है ना। यूपीएससी के बाद आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पर इसका रैंक आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारी भाषा शैली होनी चाहिए, है ना, कि हम एक अधिकारी बनने वाले हैं, ठीक है, या हम एक सिविल सर्विस में हम जा रहे हैं ना, एक हम सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, एक अधिकारी हम बनने वाले हैं, एक जिम्मेदार हम व्यक्ति बनने वाले हैं। तो जो हमारी भाषा शैली है, जो शब्दावलियाँ हैं, जो लैंग्वेज है, उस पर काफ़ी अच्छी कमांड हमारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्पेशलिस्ट हो जाओ हिंदी के, है ना, या जिस भी भाषा में आप लिख रहे हो उसके आप स्पेशलिस्ट हो जाओ। स्पेशलिस्ट का मतलब नहीं है, इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी भाषा शैली इतनी अच्छी होनी चाहिए कि भाई पढ़ने वाले को आंसर में आपने थोड़ा कम लिखा हो, पर लिखा जो है ना, उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है, जिस तरीके की आपकी शैली है, जिस तरीके की लैंग्वेज है, जिस तरीके की फ्लुएंसी है, वो आपकी काफ़ी बेहतर आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे पढ़ने ते समय आपको ऑड फील ना हो, है ना। आपका ने जो आंसर लिखा है, ठीक है, वो थोड़ा सा कम चल जाएगा, बट वो लिखा आपने एक सही लैंग्वेज में हो, है ना, एक सही फॉर्मेट में हो, है ना। तो भाषा शैली का मतलब यही है, ठीक है। भाषा शैली का मतलब सिंपल सा यही है कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो शैली है लिखने की, है ना, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक ठाक होनी चाहिए, है ना, जिससे है ना आपका काम चले जाए और आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाए, ठीक है, और आपका काम हो जाए, ठीक। डायग्राम्स वगैरह की आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई हम 2 दिन पहले मैप बना लेंगे, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो नहीं होगा, है ना, ठीक। बहुत स्पीड में अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, और वो तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 90 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन करना कोई सामान्य सी बात नहीं है कि नहीं हो जाएगा देख लेंगे, है ना, ऐसा कुछ हम ना करें तो बेहतर है, ठीक है। तो पहले से ही आपको, पहले दिन से ही आपको चीज़ों के ऊपर काम करना है। अगर कोई मैप वाला क्वेश्चन है जहाँ पर मैप डालना अनिवार्य है या मैप लगाना अनिवार्य है, तो हमसे मध्य प्रदेश का मैप है, इंडिया का मैप है, या वर्ल्ड का मैप है, या जो भी चीज़ें हैं वो हम फास्ट बना पाएँ, है ना, कुछ सेकंड्स के अंदर हम उसको ड्रॉ कर लें, है ना। और बहुत परफेक्शन नहीं लाना है ना, इतना अच्छा बन जाए कि भाई चीज़ें समझ में आ रही हो, है ना, कि इंडिया है तो इंडिया जैसा थोड़ा 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 ठीक ठाक इंडिया जैसा दिख रहा हो, है ना, ठीक। अगर मध्य प्रदेश है तो ठीक ठीक ठाक तरीके से मध्य प्रदेश जैसा दिख रहा हो, है ना। अगर वर्ल्ड है तो वर्ल्ड जैसा दिख रहा हो। अब ऐसा ना हो कि वर्ल्ड आप बना रहे हो और दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश, तो काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक। देखो चीज़ें मैं आसान भाषा में ही आपको समझाऊंगा, है ना। आपको थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को चीज़ें सही ना लगें, है ना, तो तरीका मेरा यही है कि भाई चीज़ें आपको समझ में आ जाए, भाषा शैली थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, है ना, पर चीज़ें आप समझ पाएँ, है ना, कि भाई हाँ हमें समझ में बात आ गई है और हम इस चीज़ के साथ जुड़ पा रहे हैं, ठीक। फ्लो डायग्राम है आपके, ठीक है, तो ये आप बना पाएँ ठीक तरीके से, तो है ना। और इनका भी सीमित प्रयोग, हमें हर चीज़ का देखो सीमित प्रयोग करना है। आप तो एग्जाम्पल याद रखो खाने वाला, ठीक है, कि खाने में थोड़ा सा नमक या मिर्ची या थोड़ा सा नमक, ठीक है, या कोई भी इंग्रेडिएंट अगर ज़्यादा हुआ तो मामला बिगड़ जाता है। तो ठीक हमें वैसे यहाँ भी चीज़ों को समझना है कि भाई हमने थोड़ा, हाँ भी आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को एक लिमिट में ही करना है ना। जहाँ डायग्राम हमें बनाना आवश्यक है, अति आवश्यक है, वहीं हम डायग्राम बनाएं या फ्लो डायग्राम बनाएं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है या कोई चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, फ्लो डायग्राम नहीं बन रहा है, तो आप ज़बरदस्ती उसको बनाने की कोशिश ना करें कि नहीं हम तो यहाँ बनाएंगे, है ना, ठीक है। जहाँ ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक आर्ट है कि भाई कहाँ फ्लो डायग्राम बन सकता है ना, कहाँ पर हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते, तो ये भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि जो पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण भी हम करने वाले हैं ना, ठीक है। 2 तरीके से विश्लेषण करेंगे। एक तो हम गोल विश्लेषण करेंगे जिसमें हम सारे 6 सालों के 14 से लेकर 19 तक के सारे क्वेश्चन देख लेंगे कि भाई क्या क्या आता है क्या नहीं आता। उसके हिसाब से फिर हम आगे तैयारी स्टार्ट करेंगे कि हमें ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस टॉपिक में कितना पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर आपको क्लास मिलने वाली है, ठीक। देन अगर हम बात करें तो हमारा जो मेन अप्रोच यहाँ पर होगा वो ये होगा कि हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसके सारे क्वेश्चंस मैं निकाल के पहले आपके सामने स्लाइड्स के ऊपर रख दूंगा, ठीक है। जैसे आपने सपोज करो कि हम अभी इसके जस्ट बात है ना, लेक्चर नंबर 2 में हम आईबीसी या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2014 से लेकर इसके पहले हमें नहीं जाना, हम केवल इतना ही एक मार्कअप लेकर चलते हैं 6-7 साल का, ठीक है। 14 से लेकर जो 19 तक जो भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए हैं वो किस तरीके के थे, तो उनसे हम एक कंक्लूजन या एक विश्लेषण हम निकालेंगे कि भैया हमें आगे किस तरीके से चीज़ों को करना है। तो भैया हमें किस तरीके से आगे चीज़ों को करना है ये हम एक विश्लेषण वहाँ से निकाल रहे होंगे। सो उम्मीद है कि आप इन सभी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था कि मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर काम ठीक तरीके से करते हैं तो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक यहाँ से या एक बेनिफिट आपको यहाँ से
मिल रहा होगा। ठीक, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी तैयारी के दौरान, है ना, उन पर हम चर्चा करते रहेंगे, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। सीरीज में आगे हम अब सिलेबस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, और हम ये देखने वाले हैं कि भाई राज्य सेवा मुख्य परीक्षा या स्टेट सर्विस मींस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, वो किस तरीके का है। पहले जो सिलेबस था 19 में, है ना, वो कैसा था, तो इसके लिए आपको चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं कि भाई 19 में सिलेबस कैसा था। मैंने सब सारी चीज़ वहाँ डिस्कस करी हुई हैं, और मैंने वहाँ पर पेपर ही लगा दिए हैं या सिलेबस का पूरा फ़ोटो खींच कर ही लगा दिया है, तो आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक, तो आपको ये चैनल के ऊपर मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, और मैंने कंपैरिजन भी कराया है। ठीक है, 19 और 20 का, है ना, तो कंपैरिजन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, और अधिकतर वीडियो आपको सिलेबस के ही मिलेंगे चैनल पर, है ना, सब्जेक्टिव वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, अब मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं अपलोड कर रहा हूँ सब्जेक्टिव वीडियो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे होंगे, है ना। ठीक, तो जैसा हमने भी डिस्कस किया था कि भाई 150 मार्क्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, या खंड आ को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके अंदर आपको 5 यूनिट मिलने वाली हैं, और हर यूनिट जो है वो 30 नंबर की होगी। ठीक है, और एक यूनिट के अंदर आपको 3 नंबर वाले 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, और 11 मार्कर वाला एक क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, तो ये हमने भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक, अब यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें कि भाई हिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 के अंदर क्या है। वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो गया आपका, नहीं आएगा। ठीक है ना, इस बार। ठीक, आगे हो सकता है जोड़ दिया जाए, जैसा भी हो, हमें उस पर डिस्कशन नहीं करना है। मेन देखते हैं भाई इस बार सिस्टम क्या है। ठीक है, सो यूनिट नंबर 1 जो है वो आपकी 30 नंबर की होगी, पहली बात। ठीक है, और इसके अंदर जो हमें सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस क्या दिया है, सबसे पहले तो लिख दिया भारतीय इतिहास। अब इस एक शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, इस एक शब्द का मतलब ये नहीं है कि भारतीय इतिहास एक छोटा सा टॉपिक है भाई, 2 दिन में हो जाएगा, या 2 पॉइंट इसके अंदर आते हैं, बात खत्म हो गई। नहीं, भारतीय इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका जो है अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो प्राचीन भारत आता है आपका, मध्यकालीन भारत आता है, आधुनिक भारत आता है। ठीक है, और इन्हीं को हम फिर और सेक्शंस में या सब सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत आता है। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग सेक्शन में और डिवाइड कर लेते हैं, 4-5 भागों में। तो ये पढ़ने की लिए हम इनको डिवाइड कर लें कि भाई जिससे पढ़ने में चीज़ें हमें समझ में आ पाएँ, इतिहास के सेक्शन हमें समझ में आ पाएँ, क्योंकि इतिहास खुद अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो बड़े सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे सेक्शन में उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आप साइंस की बात करते हैं ना कि भाई साइंस है, साइंस को आपने 3-4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया हुआ है कि भाई ये आपका फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, ये बॉटनी हो गया, ये बायोलॉजी हो गया, है तो सारा साइंस ही। तो ठीक वैसे ही हम उसकी ब्रांचेज हैं, है ना, तो वैसे ही हम इतिहास में, इतिहास की ब्रांचेज नहीं है, इतिहास के अंदर ही ये सारे पार्ट आपके आते हैं ना। प्राचीन भारत मतलब जो एंशियंट इंडिया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं भाई कैसा था। ठीक है, मध्यकालीन भारत है, और आधुनिक भारत की हम बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद भारत की हम बात कर रहे हैं, या प्रेजेंट टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो ये इतिहास के सारे सेक्शन आपके होते हैं। ठीक, आगे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। इसका मतलब क्या है कि एमपीपीएससी ने या आयोग ने अब आपको और बिल्कुल क्लियर कर बता दिया है कि आपको इतिहास में इन 3-4 सेक्शंस के ऊपर, जो 4-5 सेक्शन है, इनके ऊपर, या जो 4-5 डायमेंशंस हैं, इनके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। और हमें ये कैसे पता चल रहा है, आयोग ये कहना चाह रहा है, तो हम जब प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ते हैं या उनको एनालिसिस करते हैं, तो हमें ये क्लियर मेंशन हो जाता है, या क्लियर पता चल जाता है कि भाई आयोग की मंशा क्या है, आयोग क्या हमसे पूछना चाह रहा है इस सब्जेक्ट के अंदर या इस पेपर के अंदर। सो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशंस क्या हैं आपके, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक सेक्शन है, ठीक है, सोशल है, और कल्चरल है। इसका मतलब ये है कि जब हम इतिहास में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो उस टॉपिक्स में, उस टॉपिक के अंदर हमें 5 या 4 से 5 डायमेंशंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर उस टॉपिक में ये डायमेंशंस बन रहे हैं तो बिल्कुल हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो उसकी हमें आर्थिक स्थिति पढ़नी पड़ेगी, सामाजिक स्थिति पढ़नी पड़ेगी, सांस्कृतिक उसकी संस्कृति हमें पढ़नी पड़ेगी, सांस्कृतिक उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उसका राजनीतिक इतिहास हमें पढ़ना पड़ेगा, या हमें उसके डायमेंशंस बना के रखने पड़ेंगे। और इन डायमेंशंस के हमें प्रॉपर नोट्स बना के रखने पड़ेंगे कि भाई अगर हमें मान के चलो कि इससे कोई क्वेश्चन आया, तो उनने क्या राजनीति के बारे में पूछा है, तो हाँ, तो हम राजनीति का फॉर्मेट बना के रखेंगे, तो हम उसके पॉइंट वहाँ पर 5 नंबर बनाना तो हम 5 नंबर बना देंगे। अगर 3 नंबर में कोई पॉइंट है तो हम उसमें एक लाइन में उस बात को कैसे कह पा रहे होंगे। ठीक है, और अगर उसी चीज़ को उनने 200 शब्दों में पूछा हुआ है तो हम उस बात को कैसे कह पा रहे होंगे, तो हम ये बना लेंगे। ठीक, तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक, अब हम यहाँ अगर देखें तो भाई इसके अंदर क्या शामिल है या क्या पूछा जाएगा, तो हड़प्पा सभ्यता से हमें स्टार्ट करना है, और 10वीं शताब्दी तक की चीज़ें, मतलब आप ये मान के चलें कि मीडिएबल तक आप जा रहे होंगे, है ना। 700 से आपका ये स्टार्ट हो जाता है, 700 ईडी के आसपास से। ठीक है ना, अरब आक्रमण से हम स्टार्ट कर लेते हैं, मीडिएबल टाइम हमारा
ये स्टार्ट यहाँ से हो जाता है ना। और अब आप देखेंगे आप तो फिर जो 1000 AD के आसपास का जो टाइम है ना, उसमें जो भी आपके पूर्वकालीन जो भी डायनेस्टीज हैं, चाहे हम राजपूत पीरियड को बात करें हम, ठीक है, या परमार है, चंदेल है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है ना। मतलब 1000 AD तक या 10वीं सेंचुरी या 10वीं शताब्दी तक हमें इतिहास को पढ़ना है। तो ये जो सेक्शन आपका है हड़प्पा से लेकर अगर 10वीं शताब्दी तक या 10th सेंचुरी तक अगर आप जाते हैं, 10वीं शताब्दी तक आप जाते हैं, तो ये सारा का सारा पार्ट कहाँ पर आपका होगा? तो ये जो सारा पार्ट है वो आपका इकाई नंबर 1, यूनिट नंबर 1 में होगा, ठीक है। और इसमें हमें किन 4-5 डायमेंशंस के ऊपर बार बार हमें बात करनी है या फोकस करना है, तो वो आपका होगा ये वाला सेक्शन। तो वो आपका होगा ये वाला। हड़प्पा के अंदर कितने पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, हड़प्पा के बाद हमें वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ना है या वैदिक सभ्यता पढ़नी है, तो उसमें कितने डायमेंशन के कितने पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम अगर महाजनपद पढ़ रहे हैं तो महाजनपद के अंदर कितने पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं। फिर हम मगध एम्पायर अगर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमारी कितने पॉइंट्स बन रही है, ठीक है। फिर हम अगर मौर्य डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, है ना, चंद्रगुप्त को हम पढ़ रहे हैं, अशोक को पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर कितने डायमेंशन से कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, तो हम सिलेबस को वहाँ डिकोड करेंगे और वहाँ से हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको सिलेबस में केवल इतना ही मेंशन किया हुआ आयोग के द्वारा, अगर आप PDF भी डाउनलोड करेंगे देखेंगे तो उसमें इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है, कि इकाई नंबर 1 जो है इसमें आपका हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक का इतिहास आपको पढ़ना है, भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें 4 डायमेंशन आपको कवर करने हैं सबसे ज़्यादा, जिनके ऊपर फोकस करना है, वो है आपका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये मेंस के लिए है, बट अगर आप प्री के लिए बात कर रहे हैं तो प्री के लिए तो आपको सारा ही पढ़ना है ना, सारे फैक्ट पढ़ने, सारी चीज़ें पढ़नी, तो इसलिए हम सब कुछ लेकर चलेंगे जिससे आप की दोनों ही तरीके की तैयारी हो पाएँ, आप प्री एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो पाएँ, ठीक है। और मेंस में अगर कोई फैक्ट 3 नंबर में बन गया है जो प्री से उठाकर आपको दिया गया है, ठीक है, या इस पार्ट से उठाकर दिया गया, तो आप दोनों ही जगह सेफ रहेंगे ना, और उसका यूज़ भी आप यहाँ पर बेहतर अपने आंसर के अंदर कर पा रहे होंगे फैक्ट का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा यूनिट नंबर 1, ठीक। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड यूनिट में अब आप देखेंगे भाई हम हड़प्पा से लेकर, ठीक है, 11वीं शताब्दी तक पढ़ चुके हैं ना, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें कि भाई हड़प्पा से दिया हुआ है तो आपको इसका मतलब है कि आपको पाषाण काल है, जो प्रागैतिहासिक काल है, ये सारा कुछ आपको नहीं पढ़ना है ना। इसके लिए वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो चैनल पे आपको 1 या 2 वीडियो इसके लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करके हम आगे इसको स्किप करके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि मेंस के ऊपर ज़्यादा टारगेट करेंगे, है ना। प्री को हम उतना ज़्यादा यहाँ पर कवर नहीं कर पा रहे होंगे, हम फैक्ट वगैरह तैयार कर रहे होंगे, पर प्री को भी हम यहाँ पर साथ में लेकर चलेंगे, पर हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे वो मेंस के ऊपर कर रहे होंगे ना, ठीक है, क्योंकि ये टारगेटेड बैच है आपका मेंस के लिए है, ठीक है। तो मेंस पर ज़्यादा फोकस हमारा होगा। इकाई नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, यूनिट नंबर 2 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 11वीं शताब्दी से लेकर आपका 18वीं शताब्दी तक का जो भारत है या भारत का जो इतिहास है, उसमें फिर आप देखेंगे तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास 11 से लेकर 18, इसी के अंदर आपका मीडिएबल और मॉडर्न, है ना, ठीक है। मॉडर्न आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका देखोगे आप तो 1400 के बाद से जब पुर्तगाली भारत में आते हैं 1498 में, या उसके बाद या उसके आसपास से जो चीज़ें हैं वो आप देखते हैं तो आपका स्टार्ट हो जाता है। उसको हम हालांकि अभी टाइम की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो 11 से लेकर जो 18वीं शताब्दी तक का जो भारत है वो आपका यूनिट नंबर 2 के अंदर रखा गया है। अब देखो यहाँ एक छोटी सी बात तो लिखी भाई 11 से लेकर 18, पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, ठीक है, सेक्शन बन जाता है 11 से लेकर 18, जिसमें आपको सारा ब्रिटिश भी आपका आ जाएगा, ठीक है, और सारी आपकी जो मुस्लिम डायनेस्टीज़ हैं, है ना, चाहे आप दिल्ली सल्तनत की बात करें, ठीक है, उसके बाद आप मराठा की बात करें, है ना, चाहे आप मुग़ल डायनेस्टी की बात करें, सारा का सारा जो भी है यहाँ पर वो आपका इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। धार्मिक आंदोलन की अगर हम बात करें, समाज सुधार आंदोलन की बात करें, ठीक है, और ब्रिटिश टाइम पीरियड जो है या ब्रिटिश का जो विस्तार भारत में है, ये सब कुछ इसके अंदर ही आपका समाहित है, या सब कुछ इसके अंदर आपका इंक्लूड ये है। तो जब हम इसको यूनिट 2 को पढ़ रहे होंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे भाई इसके अंदर 11 से 18 के अंदर क्या क्या होगा, ठीक है, जिसको हमें पढ़ना है। तो अभी हम केवल हम सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि भाई आयोग ने क्या सिलेबस जारी किया है। मुगल शासक लिखा भी है इसमें, देखो क्लियर लिखा है, मुगल शासक, उनका प्रशासन आपको पढ़ना है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर आपको ध्यान देना है ना। मिस्र संस्कृति का अभ्युदय, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। मिस्र संस्कृति का मतलब मिली जुली जो संस्कृति है उसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है कि इससे जो मिलकर संस्कृति ईजाद होती है या बनती है उसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और समाज पर प्रभाव, शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपको यहाँ पर ये देखना है, ठीक। देन आगे हम यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में आपका दिया हुआ है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया,
तो जो भी भर्तियों की प्रतिक्रिया रही है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति, उनमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो आपको जो आंदोलन है वो निकल कर आपके सामने आते हैं। जैसे चाहे हम 1857 का आंदोलन की बात करें कि भाई जो भारतीयों के मन में जो चीज़ें है ना ब्रिटिश के खिलाफ थी या ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों के मन में जो आक्रोश था, वो आक्रोश कहीं ना कहीं हमें 1857 की क्रांति में देखने मिल रहा है। ठीक है, या उसके पहले या उसके बाद कुछ आदिवासी विद्रोह हुए हैं, किसान विद्रोह हुए हैं, बहुत तरह के विद्रोह हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अलग अलग। तो उन सब में ही वो देखने मिलती है। तो यहाँ पर क्लियर बिल्कुल आपको बताया हुआ है कि भाई उनकी मनसा जो है पूछने की वो कहीं ना कहीं विद्रोह की है, या जो चीज़ें भारतीयों के मन में उस समय चल रही थी, या यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक, चाहे वो संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम हो या उससे संबंधित चीज़ें हों। भारतीय पुनर्जागरण मतलब इंडियन रिनेशा, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और इसके नेतृत्व करता है ना, इसमें आपको हर एक व्यक्ति को पढ़ना है, चाहे हम विवेकानंद की बात करें, ठीक है, या उस टाइम पीरियड में हम राजा राम मोहन राय की बात करें, या जो भी पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, ठीक है, जिन्होंने है ना ये सारी चीज़ें यहाँ पर करी हुई हैं, ठीक है, तो उनको हमें यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करना है। ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं। तो ये सारा का सारा जो भी चीज़ें हैं वो सब इकाई नंबर 3 में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की जो घटनाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हम बात करें, ठीक है, या राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है, ठीक है, उसको हम लेकर बात करें, किस तरीके से राज्य बने हैं, क्या है, ठीक है, मध्य प्रदेश के गठन की हम बात करें, ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें शामिल आपका होगा, है ना। भारत का उदय किस तरीके से होता है, रियासतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो ये सब क्लियर यहाँ पर मेंशन किया है कि भाई आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, और क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये पूछा जा रहा है, तो हमें इस डायमेंशन में रहकर या यहाँ तक हमें चीज़ों को पढ़ना है, यहाँ तक हमें जाना है। ठीक, तो केवल नंबर का फॉर्मेट बदला है ना, बाकी चीज़ें नहीं बदली हैं कि नहीं इस एरिया से क्वेश्चन नहीं आएगा या आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर का फॉर्मेट चेंज हुआ है, बाकी चीज़ें आपकी वही है। सिलेबस लगभग हिस्ट्री में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री को ख़त्म किया गया है, बाकी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, और कुछ चीज़ें आपकी मध्य प्रदेश में एक्स्ट्रा जोड़ दी हुई हैं, या एक्स्ट्रा उनको बताया हुआ है कि भाई आपको ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मध्य प्रदेश का थोड़ा सा वेटेज आपको देखने के लिए ज़्यादा मिल रहा है। यूनिट नंबर 4 की हम बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 में आप देखोगे तो यूनिट नंबर 4 हम कह सकते हैं कि सारी की सारी मध्य प्रदेश को डेडिकेटेड है या एमपी को डेडिकेटेड है, और यूनिट नंबर आपकी 4 और 5 दोनों ही हम कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो जो 60 मार्क्स हैं आपके पूरे पूरे, है ना, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के लिए डेडिकेटेड है यहाँ से। ठीक है, और इसके पहले भी आपको कला है, संस्कृति है, या जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश का गठन है ना, या पुनर्गठन है, मध्य प्रदेश से संबंधित चीज़ें यहाँ भी आपको मिलने वाली है। तो आप ये मान के चलो कि 70 से 80 नंबर, है ना, आपको अब क्लियर दिख रहे हैं कि हाँ मध्य प्रदेश से बनेंगे। ठीक है, अब आपका लिखा हुआ है कि भाई यूनिट नंबर 4 के अंदर मध्य प्रदेश से आपको ये चीज़ें पूछी जानी है, तो इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना श्योर है। ठीक है, कि भाई यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन आने कन्फर्म है, या बिल्कुल श्योर है कि हाँ आने ही है। तो हम इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो ये सेक्शन हमारा सॉलिड हो जाएगा। ठीक है ना, और हम एक रणनीति में एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि भाई कहाँ से ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, और कितना हम अगर कम पढ़ रहे हैं और नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो हम उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, है ना, अपनी तैयारी के दौरान। मुझे तो सारा ही पढ़ाना है, सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, है ना। बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ देखनी चाहिए, जिसको हम जैसे हम मार्केट में या बाज़ार में जाते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई चीज़ का कॉस्ट जो है या दाम जो है वो भी कम रहे, और चीज़ भी हमें अच्छी मिल जाए, या बेहतर हमें आइटम मिल जाए, है ना। या मार्केट से हम चीज़ें परचेज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी आइटम हो, है ना, तो हम यही अक्सर देखते हैं कि भाई कॉस्ट भी कम लग जाए, है ना, पैसे भी कम लग जाएँ और चीज़ें हमें बहुत बेहतर मिल जाएँ। तो यहाँ भी हम ऐसा क्यों ना करें, ठीक है, कि कम पढ़ना पड़े, है ना, और नंबर ठीक ठाक हमें मिल जाए या नंबर ज़्यादा मिल जाए। मतलब ये एक फ़ायदे का सौदा है, तो फ़ायदा हमें अपना देखना है, हमें नुकसान नहीं देखना है कि नहीं हम पूरा इतिहास हम पढ़ने में लगे हुए हैं जहाँ से हमें 60 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, और बट कहीं अगर हमें 80 नंबर मिल रहे हैं या कहीं से और ज़्यादा हमें मिल रहा है, तो हमने उसको 2 यूनिट हमें या 3 यूनिट पढ़ के हमें 80 नंबर मिल रहे थे और हमने उसको छोड़कर, है ना, उससे 5 गुना या 10 गुना ज़्यादा पढ़ के हम 60 नंबर के लिए काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सही नहीं है ना, एक स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं आता ये। ठीक है, चीज़ें सही हैं, हम सारा कुछ पढ़ेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर ये दिक्कत वाली बात क्या है कि भाई अगर ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के बाद अगर नंबर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक, है ना, अच्छा अप्रोच नहीं है, क्योंकि हमें पेपर भी निकालना है। ठीक है ना, भावनाओं में नहीं बहना है, या हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़ना, ठीक है, हमें पेपर भी निकालना है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है,
भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में आपको लिखा ही हुआ है कि भाई मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की जो विभिन्न कलाकृतियां हैं, प्रारूप है, साहित्य है, पर्व है, उत्सव है, वास्तुकला है, ठीक है, मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं मध्य प्रदेश में, है ना, तो मध्य प्रदेश में जो भी प्राचीन से लेकर आधुनिक तक या मॉडर्न तक जो भी चीज़ें यहाँ पर आपकी आने वाली हैं, तो उन सबको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपसे कंप्लीट ये कहना चाह रहे हैं कि आपको मध्य प्रदेश की पूरी हिस्ट्री ही पढ़नी है, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये क्लियर ये बात हमें मेंशन हो पा रही है कि मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास हमें पढ़ना है, उस इतिहास के अंदर ही ये सेक्शन आपके बन रहे होंगे, क्योंकि जब मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास आप पढ़ोगे तो पेपर बन आपका कंप्लीट तरीके से तैयार हो रहा होगा, ठीक। भारत का इतिहास तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ अगर आप मध्य प्रदेश का इतिहास भी कंप्लीटली तैयार कर रहे हैं तो आपका ये पेपर वन का सेक्शन जो वन है वो पूरा कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर या जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो पर्यटन है, ठीक है, तो यहाँ से आप हर बार देखेंगे कि क्वेश्चन बनता है, और बड़ी 15 नंबर में कई बार आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ना, तो इसको हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, और इसको हमें दोनों फॉर्मेट में लेकर चलना है। हो सकता है कि कोई करंट अफेयर्स में कोई चर्चा में कोई स्थान रहा हो, आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाए, ठीक है, मध्य प्रदेश का। हो सकता है मध्य प्रदेश के पर्यटन के कुछ 4 या 5 स्थान दे दिए जाएँ, या आपको कोई भी मान के चलो कि आपको बांधवगढ़ ही चर्चा में भी था तो आपको वही दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि भाई आपको 50 शब्दों में डिस्क्राइब करो या 50 शब्दों में बांधवगढ़ के बारे में बताओ, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में हो सकता है कि कोई एक फील्ड में या कोई एक क्षेत्र में आपसे सारे पर्यटन पूछ लिए जाए, है ना, सारे मंदिरों के बारे में पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन को आप समझाएं 11 नंबर में, ठीक है। तो जिस भी तरह से चीज़ें बन सकती हैं उनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 5 जैसा कि मैंने बताया था कि भाई ये भी मध्य प्रदेश सेक्शन को ही डेडिकेट है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश सेक्शन के अंदर ही आपको ये मिलने वाली है, जिसमें आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों में हम बात करते हैं तो गोंडवाना है, बुंदेली है, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत। इसका मतलब मध्य प्रदेश में जितनी भी रियासत हैं उनके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक इनके बारे में हमें, इनका इतिहास पूरा हमें जानना है कि भाई इन रियासतों में, ठीक है, किस तरीके की चीज़ें हुई हैं, ठीक है, शासक यहाँ पर कौन थे, उनका किस तरीके का शासन रहा है, लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक। सो ये चीज़ आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। साथ ही साथ पॉइंट आपको क्लियर मेंशन किया है कि वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में, ठीक है, मतलब क्या है कि भाई वर्तमान मध्य प्रदेश के वर्तमान भौगोलिक संदर्भ में या वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में हमें इन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, या इन सारे पॉइंट्स को हमें देखना है। सो गोंडवाना है, बुंदेली है, बघेली है, होलकर है, सिंधिया है एवं भोपाल रियासत, ठीक। सो यहाँ उम्मीद है कि भाई आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अभी तक मैंने जो भी डिस्कशन किया है इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर 1 के अंदर, तो आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और वीडियो में अगर आपको किसी भी सेक्शन में को लेकर कोई डाउट है, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर टाइप करें या मेरे तक आप मैसेज के द्वारा उसको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आप आगे के जिस भी तरह की डिमांड कर रहे होंगे, ठीक है, तो अगर वो पॉसिबल होगा तो हम उस पर काम ज़रूर करेंगे, ठीक है। और सजेशन आप बताएं जिससे एक मोटिवेशन हमें मिल रहा हो और हम चीज़ों को बेहतर तरीके से और अच्छे से आगे आपको बताएं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है, और फिर हम ये देखने वाले हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें हम मेजर टॉपिक जो होंगे सारे 8 या 10, ठीक है, इसके अंदर, है ना, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। देन उसके अंदर जितने भी आपके सब पॉइंट्स बन रहे होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, और उन पॉइंट्स के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस बन रहे होंगे उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हमारा अप्रोच होगा पढ़ने का, ठीक है। हम 2 तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक तो हम तरीका हमारा ये होगा कि भाई हम सारी चीज़ों को लिख कर पढ़ें। अगर इतिहास को हम लिख कर पढ़ेंगे, मैं आपको हर चीज़ अगर यहाँ पर लिख कर बताऊँगा और लिख कर पढ़ेंगे, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे थोड़ा सा सही इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि भाई ये ऑफलाइन क्लास के लिए बेहतर होता है, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा सा इससे बोर भी होंगे और काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। अगर मैं हर एक चीज़ को लिख कर यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है, इतिहास में, तो हम उसको 4 गुने टाइम में भी कवर नहीं कर पा रहे होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई जो चीज़ मैं आपको 1 घंटे में स्लाइड के ऊपर बता सकता हूँ, अगर मैं उन सारी चीज़ों को लिखने बैठ जाऊँगा या स्लाइड के ऊपर मैं लिख रहा हूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे 2-3 घंटे उस चीज़ के ऊपर लग रहे होंगे। तो यही एक रीज़न है जिसके कारण स्लाइड्स में आपको चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही होंगी। लगभग हम 90% या 80% चीज़ें स्लाइड्स के थ्रू हम कवर कर रहे होंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक आपका हो, ठीक है। उसको स्लाइड्स ऐसी नीड होगी कि भाई अब चीज़ों को लिखकर ही करना है, ठीक है, या लिखकर ही समझ में आ सकती हैं, तो वहाँ पर बाकायदा आपको लिखकर चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये हम अप्रोच लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। तो आप इससे अगर एग्री हैं तो आप मुझे
बता सकते हैं, ठीक है। और आगे हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेक्चर 2 आपको इसके बाद मिल रहा होगा, ठीक है। अभी लेक्चर रिकॉर्डेड ही आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग और थोड़े से जुड़ जाएँ, ठीक है, और चीज़ें और बेहतर हो जाएँ तो उसके बाद आपको लाइव लेक्चर भी मिल रही होंगी, ठीक। सो वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, जो डाउट आपके रहे होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट बनते हैं तो आप वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी लिंक